सो फाइनली आई एम बैक होमीज। हाँ, पूरा एक महीना हो गया है और तुम सालों ने एक कमेंट तक नहीं करा मुझे कि भाई नेक्स्ट वीडियो कब डालोगे। खैर कोई ना, लगता है अपना रोला मुझे फिर से जमाना पड़ेगा। तो आज मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक न्यू मानवा एंड इसका नाम है टीयर्स ऑन अ विथ रेड फ्लावर। देखो ये मानवा असल में एक रोमांटिक मानवा है एंड मैं तो पर्सनली बता रहा हूँ, मैं रोमांटिक मानवा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। बट आज मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि मैं फजीर पढ़कर आया, आकर सोफे पे लेटा एंड जल्दी से वेबटून निकाल ली कि भाई आज मानवा कवर करना ही है। देन मैंने जैसे ही वेबटून खोला मेरी नजरों के सामने आई ये मानवा एंड पता नहीं क्यों इसके थंबनेल ने थोड़ा सा मुझे अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। और तो मुझे रोमांटिक मानवा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मैंने सोचा चलो ठीक है थोड़े से पैनल्स ही देख लेते, देखते हैं क्या है इसके अंदर। देन मैंने बस इसके 2-3 पैनल्स देखे, बस 2-3 पैनल, और मैंने बिना रुके 22 चैप्टर्स तक पढ़ डाली है मानवा। ऐसा क्यों तुम्हें भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। देखो ये कहानी एक हाइसू नाम की बंदी की जिसने अपने निकम्मे बॉयफ्रेंड के साथ शादी करी। हालांकि वो निकम्मा नहीं है, जो वो भी करता है, बट एक तरीके से निकम्मा ही है बिकॉज कभी कभार अपने कामों के लिए पैसे इसी से मांगता है। और तो साथ ही इन दोनों के ऊपर कई सारा कर्जा भी है जिसे चुकाने के लिए और अपना घर चलाने के लिए हाइसू बहुत सारी जॉब्स करती है। लाइक वो होटल में खाना बनाने का भी काम करती है, फ्लावर शॉप में फूल बेचने का काम करती है और भी 2-3 काम और करती है ताकि एक अच्छी लाइफ जी सके और अपने हस्बैंड को भी खुश रख सके। बट एक दिन वो काम पर से घर थोड़ा जल्दी आ जाती है एंड वो आती क्या देखती है कि उसका हस्बैंड किसी और के साथ लगा पड़ा है, जो देखने के बाद बेचारी को ट्रॉमा हो जाता है कि वो इतना सब कुछ कर रही है सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए। एंड वो क्या कर रहा है, कुछ नहीं, बिकॉज हाइसू सपना देख रही होती है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। बट ये सपना सच भी होने वाला है। खैर हाइसू का सपना टूट जाता है, वो जाकर अपने वापस काम पर लगने वाली होती है, तभी उसका बॉस उसको बुलाकर उसके हाथ में उसकी पेमेंट रख देता है, एडवांस पेमेंट, जो कि हाइसू ने उससे मांगी होती है, जिसके लिए हाइसू उसको थैंक्स भी बोलती है। और तो उसका बॉस भी काफी अच्छा बंदा होता है, वो हाइसू को अपनी फैमिली ही मानता है बिकॉज हाइसू उसके पास काफी वक्त से ईमानदारी से काम कर रही है। देन हाइसू का बॉस ये जो एडवांस पेमेंट है क्या उसने ये अपना कर्जा चुकाने के लिए लिए। एंड हाइसू से ये तभी उसका बॉस बोलता है कि तेरे हस्बैंड का क्या, उसको तो अभी नई जॉब मिली है ना। हाइसू उसे बताती है कि नया होने की वजह से उसकी पेमेंट अभी उतनी ज्यादा नहीं है, बट हम दोनों ही सब कुछ सही करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। देन इसके बाद हाइसू वापस अपने काम पर लग जाती है एंड यहाँ पर उसका काम खाना बनाना, खाना सर्व करना और पेमेंट लेना, ये तीनों ही है। भाई देख रहे हो कितना कुछ वो अकेले ही कर रही है। और तो इस बीच वो एक कपल्स को भी देखती है जो कि काफी मजे कर रहे होते हैं, बट वो नहीं कर पा रही है। वो भी ये सब करना चाहती है बट उसके पास ये सब करने के लिए टाइम ही नहीं है। खैर अभी हमें पता चलता है कि हाइसू यहाँ पर अकेले काम नहीं कर रही है बल्कि उसके साथ एक और है, बट लग ऐसा ही रहा है कि वो अकेले ही काम कर रही है। और तो ये जो बंदी है ये हमारी हाइसू के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली है। अभी इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती है जिस बीच हमें पता चलता है कि हाइसू 30 साल की है। वो बंदी भी उससे बोल रही होती है भाई 30 साल की उम्र में कोई इतना प्रिटी कैसे लग सकता है। खैर इसके बाद हाइसू अपने घर को निकल जाती है और वो रास्ते में उसी बंदी के बारे में सोच रही होती है कि वो बहुत अच्छी है एंड इस टाइम की यूथ में इस तरह की काइंडनेस मिलना बहुत मुश्किल है। खैर अभी हाइसू अपने घर पर आती है और वो देखती है कि उसका सो कॉल्ड हस्बैंड ये सब करके बैठा हुआ है। भाई मतलब वो बेचारी कमा रही है कि अपना कर्जा पटा सके और ये साला हरामखोर कमा रहा है ताकि उड़ा सके। फिर अभी हाइसू के घर पर आते है उसका हस्बैंड उसको सुनाने लगता है कि भाई तुम मेकअप क्यों नहीं लगाती, मर थोड़ी ना जाएगी, थोड़ा सा मेकअप ही लगा लिया कर ताकि खूबसूरत दिखे और मुझे भी अच्छा लगे। भाई वो बंदी बिना मेकअप के ही बहुत अच्छी दिख रही है। खैर हाइसू उसे मना कर देती है हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमें बहुत कुछ कर्जे चुकाना है। पर उसका पति यही बोल रहा होता है भाई बहाने बनाना बंद कर, मुझे पता है तू आलसी है। खैर इसके बाद ये लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं और खाना खाते हुए भी इसका हस्बैंड यही बोल रहा होता है कि तो ये पता है अगर तू बिना मेकअप के घूमेगी तो बुरी लगेगी, मुझे चलेगा भाई मुझे चलेगा, बिकॉज आजकल बिना मेकअप की लड़कियां मिलना नामुमकिन है यार, और वो खूबसूरत दिख जाए बिना मेकअप के ना भाई। खैर अभी हाइसू अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रही होती है कि जब ये दोनों जवान थे तो काफी मजे किया करते थे, बट अब कर्जों के चक्कर में ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और तो वो ये भी सोच रही होती है कि इससे शादी करके कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी। वेल बहुत बड़ी गलती कर दी है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर, जहाँ पर उसकी कलीग उसकी इतनी सारी शिफ्ट देखकर पागल हुए जा रही होती है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि हाइसू वीकडे के आफ्टरनून में बीबीक्यू में काम करती है, साथ में वो होटल में भी काम करती है और फिर फ्लावर शॉप में भी काम करती है। वो हाइसू से पूछती कि भाई वो इतना सब कुछ कैसे कर लेती है एंड शी सेज बस कर लेती है। वेल अभी हमें हाइसू के थ्रू पता चलता है कि वो इतना सब कुछ कर पा रही है बिकॉज जब से वो अडल्ट हुई है तब से लेकर उसकी जिंदगी का हर एक सेकंड उसका काम करते हुए ही बीता है। उसने अपनी लाइफ में बस एक ही बार आराम किया जब वो 24 साल की थी, तब उसको फ्लो हो गया था तब। देन इसके बाद हमें हाइसू का एक कैलेंडर दिखाया जाता है जहाँ पर हाइसू ने 14 दिसंबर को मार्क करके रखा है बिकॉज उस दिन उसकी 13th मैरिज एनिवर्सरी है। साथ ही हमें इनके कुछ ओल्ड मोमेंट्स भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस हरामखोर ने हाइसू के नाम पर कई सारे कर्जे ले लिए होते हैं और तो उसके सामने आकर रो रहा होता है ताकि वो माफ कर दे, और वो इतनी अच्छी वाइफ है भी कि वो उसे माफ भी कर देती है बिना कुछ कहे, और ये सारे कर्जे वो खुद ही से चुका रही है, इसीलिए उसको इतना सारा काम करना पड़ रहा है। भाई इसीलिए बोलता है अगर तुम शादी कर रहे हो या कर रही हो तो प्लीज 100-200 बार देख कर करो, बिकॉज ये जिंदगी भर का सवाल होता है यार। अगर ऐसे उठकर कर लेंगे तो जिंदगी बर्बाद कर बैठोगे यार तुम तो। अभी हाइसू बैठे बैठे यही सब बातें सोच रही होती है कि ये कर्जे के बाद तो उस बेचारी को रोने का मन करता था और उसका पति संभाले ना, इन सब के बाद तो उसने हाइसू पर
पर ध्यान ही देना बंद कर दिया था। तो बस हाइसू अभी यही सब बातें सोच रही होती है कि तभी एंट्री होती है कहानी में एक नए कैरेक्टर की। और जो हाइसू की कलीग है उसने इस बंदे का नाम रोज बॉय रख दिया है, बिकॉज ये डेली उनकी दुकान से बस रोज ही लेकर जाता है एंड किसे देता है किसी को नहीं पता। और क्योंकि उस बंदे के ऊपर हाइसू की कलीग का क्रश है इसलिए वो जल्दी से उसका ऑर्डर हैंडल करने के लिए जाती है। बट तभी उस बंदे की नजर पड़ती है अपनी हाइसू पर एंड वो उसकी कलीग को ऑर्डर न देकर बल्कि हाइसू को ऑर्डर दे देता है, जिससे उस बेचारी का दिल ही टूट जाता है। देन हाइसू उसका ऑर्डर लेने लगती है एंड हाइसू को देखकर वो बंदा को ज्यादा ही खुश हो रहा होता है। वो बंदा हाइसू से बोलता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ, बट हाइसू को नहीं याद कि वो कौन है, उसे बस अभी अपने काम से मतलब है, इसलिए वो जल्दी से उसका ऑर्डर लेती है और एक रोज बकेट लाकर उसको दे देती है। साथ ही इस बीच उसने थोड़ा बहुत याद करने का ट्राई भी करा होता है इसके बारे में, बट उसे कुछ याद नहीं आता है, इसलिए वो बंदा बस अपना रोज बकेट लेता है, हाइसू को देखता है और वहां से निकल लेता है। और ये सब देखने का हाइसू की कलीग को लग रहा होता है कि वो बंदा सिर्फ हाइसू की वजह से यहाँ पर रोज आता है रोज लेने के लिए, रोज लेने के लिए रहने दो। अभी हाइसू उससे बोलती है कि उसने पहले तो कभी इसे नहीं देखा, जो सुनने के बाद उसकी कलीग का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। देन वो उसे बताती कि भाई वो बंदा एवरी सिंगल डे इस शॉप में आता है रोज लेने के लिए एंड इतने क्यूट बंदे को तूने अभी तक नोटिस भी नहीं किया, हाउ, कैसे? और तो इतना सब कुछ सुनने के बाद भी बस हाइसू को इतना ही याद आता है कि हाँ वो एवरी सिंगल डे किसी के लिए तो वो रोज बकेट बनाती है, बट वो बंदा कौन है उस पर उसने कभी नोटिस ही नहीं किया। तो अब तुम लोगों को समझ में आया कि ये कितनी बिजी और इसके ऊपर कितनी टेंशन है। इसके बाद इसकी कलीग से बोलती है कि भाई जब कस्टमर एवरी सिंगल डे आ रहे हैं तो तुम्हारा हक है कि तुम उसे याद रखो, स्पेशली हॉट बंदों को। खैर हाइसू को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वापस काम पे जाने लगती है एंड उसकी कलीग उसे बता रही होती है कि भाई वो जब भी यहाँ पर होता है वो बस तुझे ही देख रहा होता है एंड हाइसू उसे रिप्लाई करती है कि भाई वो एटलीस्ट 10 साल तो उससे छोटा होगा ही, तो भला वो हाइसू जैसी ओल्ड लेडी पर क्यों क्रश करेगा। एंड कलीग सेज बिकॉज आजकल के लोंडों का ऐसा ही टेस्ट हुआ जा रहा है और तो तुम ब्यूटीफुल भी हो तो भला किसी का तुम पर क्रश क्यों नहीं बनेगा। एंड हाइसू बस इतना बोलती है कि हाँ ठीक है शायद से अगली लाइफ में मिल जाए ऐसा कुछ। इसके बाद दोनों वापस से अपने काम पर लग जाते हैं एंड काम करते हुए हाइसू काफी खुश हो रही थी बिकॉज उसकी कलीग ने उसे प्रीटी बोला एंड अब भी उसकी कलीग बस उसको टोकी रही होती कि भाई तुम दोनों अच्छे कपल बन सकते हो, बट हाइसू को इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना बिकॉज उसका ऑलरेडी एक सो कॉल्ड हस्बैंड है। खैर तो अब मैं जरा स्टोरी को थोड़ा स्पीड अप करने वाला हूँ। तो इसके बाद हम आते हैं हाइसू के घर पर, उसका हस्बैंड अभी थक हार कर काम से आया होता है, फिर वो सीधा नहाने के लिए चला जाता है एंड देन बेड टाइम। हम देखते हैं हाइसू ऑलरेडी सो चुकी होती है, देन उसका हस्बैंड बस उसके बगल में आकर लेटता है ये एंड टेस्टिंग करना शुरू। वो हाइसू को हर एंगल से चेक करता है एंड नोटिस करता है कि हाइसू को ज्यादा ही कर्वी एंड स्लिम है एंड इस एज में इस टाइप की बॉडी रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। खैर इसके बाद लोंडा अपना थोड़ा मूड में आने लगता है एंड वो हाइसू से पूछता है कि वो सो गई है एंड द आंसर इज नो। इसलिए उसका हस्बैंड थोड़ा सा गुस्सा करने लगता है कि भाई अगर वो सो नहीं रही है तो टच करने पे कुछ तो रिएक्शन दे, थोड़ा तो क्यूट बने ताकि अपने लोंडे का थोड़ा काम हो पाए। हाइसू उसे बताती है कि वो बस रिएक्शन नहीं दे रही बिकॉज वो थक गई है, जो सुनकर वो और भी ज्यादा भड़क जाता है कि भाई काम तो मैं भी कर रहा हूँ, तू कौन सा काम कर रही है। वेल वो कौन सा काम कर रही है नल्ले, वो तू नहीं कर पाएगा। खैर तो इसके बाद नल्ले का मूड खराब हो जाता है और वो पीठ पलट कर सो जाता है और तो इस बात का हाइसू को भी बुरा लगता है, बट वो भी कुछ नहीं करती, बस सो जाती है वो भी, उसे काम पर जाना है, ये सब करने के लिए उसके पास टाइम भी नहीं है। देन वो सुबह जल्दी उठती है, जल्दी जल्दी नहाती है, खाना बनाती है और तो वो अपने हस्बैंड की पसंदीदा चीजों का भी ख्याल रखती है उनमें, और तो वो खुद खाना खा पाए उससे पहले वो देखती है कि टाइम ऑलरेडी हो चुका है काम पर जाने का, इसीलिए वो भूखे पेटी निकल जाती है। भाई देख रहा हूँ, आई नीड अ वाइफ लाइक हर। मैं ना उसको काम को छूने तक नहीं दूंगा, लाइक घर का काम तो करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि घर का ही नहीं करेगी, लेकिन उसकी जरूरतों का भी ख्याल रखूंगा। खैर नेक्स्ट डे भी अपना लोंडा रोज लेने के लिए आ जाता है एंड मैं तुम्हें बता दूं कि ये बंदा अर्ली मॉर्निंग में आता है डेली, तो इसका मतलब वो जो कलीग बोल रही थी वो बिल्कुल सही बोल रही थी कि ये बंदा यहाँ पर सिर्फ हाइसू के लिए आता है। खैर हाइसू उसका ऑर्डर लिखने लगती है और तो हाइसू को उस बंदे की आवाज काफी अच्छी लगी होती है, यानी एक तरीके से हाइसू का अट्रैक्शन उसके ऊपर जा तो रही है। और अभी हाइसू बस उसका ऑर्डर ले ही रही होती है कि तभी उसके पेट में से आवाज आना शुरू हो जाती है बिकॉज वो भूखी आई है, जिससे हाइसू को थोड़ा सा एम्बेरेसिंग फील हो रहा होता है, इसलिए वो जल्दी से उसका बिल पकड़ाती है और ऑर्डर रेडी करने को चली जाती है। एंड हाइसू के जाती वो लोंडा किसी को मैसेज करके कॉफी एंड सैंडविच मंगा लेता है एंड वो बंदा जो भी होता है वो एक बड़ी सी कार के अंदर कॉफी एंड सैंडविच लेकर आता है। इसका मतलब ये बंदा एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। अभी हम देखते हैं कि जो हाइसू की कलीग होती है वो उसको बस चलता हुआ देखकर इंप्रेस हो जाती है कि भाई ये बिल्कुल मॉडल्स की तरह चलता है। इवन इस चीज के लिए वो उसके मॉम डैड को अपने मैन में थैंक्स बोलने लगती है कि उनके जिन से ऐसा लड़का पैदा हुआ है। खैर इसके बाद लोंडा अपना रोज बकेट लेता है एंड हाइसू के लिए एक सैंडविच छोड़कर चला जाता है, बट हाइसू को लगता है कि वो सैंडविच यहाँ पर छोड़कर चला गया है, इसीलिए वो उसके पास लौटाने को चली जाती है। Then he says ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, बट हाइसू से बोल देती कि भाई मैं ये नहीं ले सकती, जो सुनने के बाद वो उसको अपनी कॉफी भी पकड़ा देता है कि इसके साथ ये भी पी लेना अच्छा लगेगा, और तो साथ ही वो उसे ये भी बता देता है कि भाई मैंने बस एक जिप लिया था कॉफी में से, सो डोंट वरी, मैंने कोई पॉइजन नहीं मिलाया उसके अंदर, इसे बस एक गिफ्ट समझ के रख लो। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है एंड हाइसू वापस अपने काम पर आ जाती है एंड अंदर आती है उसकी कलीग उसको पोक करना शुरू कर देती है, उसका क्रश नहीं है तुम पर तो और क्या है। ये सब देखकर हाइसू को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तभी उसकी नजर
मिरर में खुद के रिफ्लेक्शन पे पड़ती है एंड शी रियलाइज कि अगर वो ऐसे ही करती रहेगी तो बहुत जल्द वो बस एक टूटी हुई डोल की तरह दिखेगी जिसे किसी ने टेप से चिपका कर रख दिया हो। इसीलिए उसको खुद की भी केयर करनी होगी, बट उसके पास इसके लिए भी टाइम कहाँ। एंड इस वक्त उस लोंडे ने जो कुछ भी हाइसू के लिए किया है, हाइसू को वो सब देखकर क्रश नहीं बल्कि दया लग रही होती कि उसने हाइसू के ऊपर दया दिखाई है, बट उसको थोड़ा सा डाउट भी हो रहा होता है कि मे भी हो सकता है कि उसने इंटरेस्ट भी दिखाया हो। इसीलिए शी डिसाइड कि वो थोड़ा सा दूरी बनाए रखेगी। फिर अभी उसकी कलीग उससे पूछती कि भाई अब तू क्या करने वाली है, बिकॉज तेरा तो अब बॉयफ्रेंड भी है और उस बंदे का तुझ पर क्रश भी है, तो वो क्रश वाले बंदे को तू रिजेक्ट कर देगी क्या, और या फिर तू अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेगी। जो सुनने के बाद हाइसू थोड़ा सा सोचती है, देन वो डिक्लेयर कर देती कि वो उसका हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड नहीं। जिसके बाद उसकी कलीग उसको सॉरी बोलती है उन सब चीजों के लिए। देन हमें हाइसू के थ्रू पता चलता है कि हाइसू ने इतने वक्त से अपने हस्बैंड के बारे में बताया क्यों नहीं था, एंड ऐसा इसलिए बिकॉज जब तक कर्जा चल रहा है तब तक के लिए इन दोनों ने डाइवोर्स ले लिया है। एंड उसने हाइसू से बोल दिया कि इस बात को प्राइवेट ही रखना, किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम साथ में रह रहे हैं अब भी। भाई ये कौन सा डाइवोर्स है, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सुना है कि भाई जब तक कर्जा चल रहा है तब तक के लिए डाइवोर्स ले लो। भाई ये क्या चीज है यार। खैर तो इसके ना बताने के पीछे ये रीजन था, बट अब इसको बताना पड़ा। तो अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है इसके सो कॉल्ड हस्बैंड पर, जो कि अभी ऑफिस में अपने काम कर रहा होता है। एंड तभी उसके लिए उसकी कलीग कॉफी लेकर आ जाती है जिस पे लिखा होता है हैव अ नाइस डे, यानी कि उसका इस पर क्रश है। एंड तुम लोगों की सोच भी बिल्कुल सही जगह जा रही है, जहां तक मैं भी पढ़ पा रहा हूँ तुम लोगों की सोच। इसके बाद थोड़ा सा सीन शिफ्ट होता है ऑफिस के बाहर पर, जहाँ पर ये और इसके ऑफिस के फ्रेंड्स आपस में सुट्टा लड़ा रहे होते हैं। एंड इस टाइम पर ये सब की सब उस अरी यानी उसी लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो बहुत यंग है, सिर्फ 25 के, ब्ला ब्ला ब्ला। और तो वो उसे ये भी बताते हैं कि भाई आरी का जरूर तुझ पे क्रश होगा, बिकॉज कुछ वक्त से आरी इसके अंदर कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। तभी उसका एक फ्रेंड बोलता है यार कितनी अजीब बात है यार, तू 33 इयर्स की एज में भी सिंगल है अब भी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आरी भी आ गई होती है अपने फ्रेंड के साथ। अभी हाइसू के हस्बैंड के फ्रेंड से बोल रहे होते हैं यार अगर ऐसी बातें तो पटा लेना यार जल्दी से, उसको आसान होगा तेरे लिए तो। एंड इसे शायद से पटाऊंग में। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हाइसू के घर पर, जहाँ पर हाइसू इससे पूछ रहे होते हैं काम कैसा रहा। जिसके बाद ये हाइसू को टीज करने लगता है, तो फाइनली तुझे याद आ गया कि मैं तेरे लिए अपनी रगड़ रगड़ के काम कर रहा हूँ। एंड बस इसी तरीके की इनके बीच में बातें चलती है। हाइसू इससे बोलती है कि एक बार हम अपना कर्जा जल्दी जल्दी से चुका दे तो हम वापस से शादी कर पाएंगे, बट इसका कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं इसके अंदर। वो तो अभी इससे यही बोल रहा था भाई मुझे पता है तू मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती है। इनके बीच में बस ऐसी बातें हो रही होती है। एंड तभी लोंडा फॉर्म में आया था और वो सीधा हाइसू को दबोच लेता है। वेल वो कोई फॉर्म में नहीं आया, उसको बस थोड़े पैसे चाहिए इससे, बिकॉज उसे एक नया कोलोगने चाहिए। पता नहीं मैं इसे सही से प्रोनाउंस करता हूँ, और तो ये क्या चीज है मुझे कोई आइडिया नहीं है। और तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था ना कि नल्ला काम तो करता है बट पैसे इसी से मांगता है। और तो हाइसू से पूछती है भाई तू कोलोगने कब पहनता है, जिसके बाद वो उसको बहाने देना शुरू कर देता है, बस और कुछ नहीं। और तो कोलोगने को ज्यादा ही एक्सपेंसिव होता है, लाइक 200,000 वोन्स का, यानी $200 का, यानी इंडियन करेंसी में यही कुछ 16-17 हजार का है। जो सुनने के बाद हाइसू पहले तो थोड़ा हेजिटेट करती है, वेल काफी हेजिटेट करती है, जिस वजह से ये नल्ला रूठ जाता है। जो देखने के बाद हाइसू पहले खर्चे मर्चे का हिसाब लगाती है कि टोटल महीने में कितना खर्चा हुआ, कितना बैठ रहा है। और तो मुझे अभी पता चला कि ये पैसे बचाने के चक्कर में खुद के लिए कपड़े जूते तक नहीं खरीदती है। भाई लिटरली कहाँ मिलेगी ऐसी वाइफ, मुझे मिल जाए मैं सब करने को रेडी हो जाऊंगा, सीधी बात। फिर तो काफी हिसाब लगाने के बाद फाइनली 200,000 वोन्स को अपने हस्बैंड के कोर्ट में रख देती है एंड डिसाइड करती है कि अब थोड़ा और ज्यादा काम करेगी। ब्रो व्हाट अ प्योर डायमंड वाइफ। भाई ऐसी बंदी के लिए अगर कोई इंसान सीने पे भी गोली खा जाए ना कम लगेगा मुझे तो। और तो साथ ही ये भी बोल रही होती है इट्स फाइन, जस्ट मीन अ लिटिल लेस स्लीप, दैट्स ऑल। यानी कि अब ये बंदी ओवरनाइट करके अपनी नींद हराम करने को भी रेडी है कि कम सोएंगे चलेगा बट कर्जा चुकना चाहिए। और हाँ मैंने अभी नोटिस किया कि उसने अपने हस्बैंड के कोर्ट में नहीं डाले पैसे, बल्कि अपने कोर्ट से पैसे निकाले। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू कि ये वही पैसे जो इसने अपने बॉस से कर्जा चुकाने के लिए लिए थे एडवांस में, और ये उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे अपने हराम को और हस्बैंड को दे रही है। और तो साथ ही अपने हस्बैंड को नोट भी लिख देती है कि उसके कोलोगने के लिए। इसके बाद वो नेक्स्ट डे काम पर चली जाती है, और इस टाइम पर भी वो यही सोच रही होती है कि वो ये जो कुछ भी कर रही है, ये जो हार्ड वर्क वो कर रही है सिर्फ इसलिए ताकि वो एक हैप्पी फैमिली बना सके। ब्रो आई नीड दैट गर्ल, आई नीड दैट। खैर तो इसके बाद हम आते हैं उस बंदे पर जिसका अपनी हाइशो पे क्रश है, और इस टाइम पर वो अपने फ्रेंड के साथ किसी गली के कोने में टपोरियों की तरह बैठा होता है। और हाँ इसका नाम टाई ही है, मैं बता दूं तुम्हें, मैं खुद ही भूल गया था स्टार्टिंग में, तो मुझे भी अभी याद आ रहा है। खैर अभी टाइया का फ्रेंड उससे बोल रहा होता है भाई काफी वक्त हो गया तो हमें कहीं डिनर पर लेकर नहीं गया। और तो हरामखोर ये भी बोल रहा होता है कि वो बस इसलिए कि मुझे फ्री फूड बहुत पसंद है। देन वो अपने एक दो फ्रेंड को और बुला लेता है, और तो इस बीच वो अपने लुंडे में कुछ अजीब चीजें भी नोटिस करता है कि वो आज थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। फिर तो इसके बाद सीधे सीन शिफ्ट होता है हाइसो के बीबीक्यू में, जहाँ पर वो खाना बनाती है। अभी हम देखते हैं कि हाइसो कुछ लोगों को सर्व कर रही होती है, एंड उन्हें सर्व करते हुए उसे अपने हस्बैंड की याद आने लगती है, बिकॉज वो लोग किसी अपने बंदे की बात कर रहे होते हैं कि उसने शादी के बाद सीधे धनाधन पैसे कमाना शुरू कर दी ताकि अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सके। वहीं उसका सो कॉल्ड हस्बैंड वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, बट एक टाइम था जब वो इसके लिए काफी अच्छा हुआ करता था, बट अब वो ऐसा नहीं रहा, और इसका ब्लेम ये खुद के ऊपर डाल रही है बिकॉज ये उसकी ठीक से केयर नहीं कर पा रही है। ऐसा इससे लगता है, मुझे नहीं। अब ये सब सोच ही रही होती है कि तभी टाइया और उसकी पूरी गैंग उसके बीबीक्यू में
आ जाती है। हाइसू पलटकर जैसी ऑर्डर लेने को होती है वो देखती है कि ये तो अपना रोज लेने वाला बंदा है, और क्योंकि अभी उसके साथ एक लड़की भी होती है तो उसे देखकर हाइसू थोड़ा सा हेजिटेट कर रही होती है। और हाँ, मैं एडवांस में बता दूं कि इस बंदी का नाम हुई जी है, मुझे अच्छे से याद है। अभी हुई जी हाइसू से 4 लोगों की टेबल लगाने के लिए बोलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाइसू लोगों के लिए खाना बना रही होती है, एंड इस बीच उसको अपनी कलीग की बातें याद आ रही होती है कि उसने हाइसू से बोला था कि उस बंदे का तुझ पे क्रश है, इसीलिए तो वो रोज रोज लेने आता है। और अब हाइसू को ये बात समझ में आ जाती कि वो सही बोल रही थी, इसीलिए अब हाइसू ऐसा नहीं होने देना चाहती, इसलिए शी डिसाइड कि वो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देगी। भाई हम देखते हैं टाहिया खाना ही नहीं खा रहा होता है, इसलिए हुईजी उससे बोलती है कि भाई खाना खा ले, बड़ी इज्जत मेरी टेंशन न ले, अपनी सोच। एंड ये सब कुछ हाइसू भी देख रही होती है, उसको लग रहा होता है कि वो जरूर उसकी गर्लफ्रेंड होगी, एंड उसे लग रहा होता है कि वो जो रोज रोज ले जाता है वो रोज वो इसी को रोज देता होगा। देन हम देखते हैं टाहिया को, जो कि बस हाइसू को ही घूरे जा रहा होता है। हुईजी कि भाई किसी को ढूंढ रहा है क्या? तभी टाहिया का फ्रेंड हुईजी से बोलता है कि भाई तू तो टाहिया से ऐसे बात कर रही है जैसे वो तो ये जानता, वो तो ये जानता भी नहीं होगा बेटा। वेल मैं तुम्हें बता दूं कि चारों पांचों आपस में फ्रेंड्स हैं, वो उसे थोड़ा सा टीज कर रहा है। ऐसा क्यों, मैं तुम्हें एडवांस में ही बता देता हूँ। ही लाइक्स हर। फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में वो दोस्ती वाली नोकझोंक होना शुरू हो जाती है। देन टाहिया उसके पैर पर लात रखकर उसको रोक देता है। एंड मैंने अभी नोटिस करा कि इस बंदे का नाम डोंगयुक है। अभी टाहिया डोंगयुक से बोल रहा होता है कि भाई खाना जल जाएगा, जल्दी खा ले। इसके बाद हुईजी नोटिस कर लेती है कि टाहिया किसी लेडी को घूरे जा रहा है। शी आस्क कि तू उसे जानता है? जिसके बाद टाहिया पहले तो आंसर नहीं कर रहा होता है, बट उसकी जिद करने के बाद वो उसे बोल देता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ। जिसके बाद हुईजी को थोड़ा सा जेलीसी फील होने लगती है, बिकॉज उसका टाहिया पे क्रश जो है। सीन शिफ्ट होता है हाइसू के घर पर, वो अपने आराम से कपड़े धो रही होती है, सुखा रही होती है, पैक कर रही होती है। एंड तभी शी इज नोटिस कि उसका कोट फट गया है थोड़ा सा, जो देखकर उसे काफी बुरा लगता है, बिकॉज कुछ ही साल पहले खरीदा था उसे, बट वो इसे सीकर काम चला लेगी, बिकॉज तुम्हें पता है वो कैसी बंदी है। एंड तभी उसका हस्बैंड उसे बेड पर आने को बोलता है। देन शी सेज कि वो पहले सिलाई करेगी इसे, जो सुनते वो एकदम तोड़ी आता है कि भाई बता क्या फट गया, कहाँ से फट गया, देखता हूँ। देन वो बड़े ही आराम से बोल देता है कि भाई तू क्या मेरी बेइज्जती करने के लिए तुली हुई है, बस फेंक दे इसको, नया खरीद लेना। अबे नल्ले वो तेरी तरह नहीं है, समझता क्यों नहीं है। खैर हाइसू उसे मना कर देती है, वो सीकर काम चला लेगी और कुछ नहीं। सुनकर उसका हस्बैंड उससे बोलता है भाई जरा तू खुद को देख, तेरे जैसी बेचारी औरत किसी मर्द को नहीं चाहिए, जरा तू खुद को देख, ये थर्मल ढीले ढाली कच्ची पहनकर घूमती है तू, कितना बकवास है ये सब। भाई अब मैं जरा तुमसे पूछना चाहूंगा, देख कर बताओ क्या कमी लग रही है इसके अंदर? मुझे तो ना आ रही कहीं से कहीं तक कोई कमी। अभी ये सारी बातें सुनने के बाद हाइसू को काफी बुरा लग रहा होता है, जो देखने के बाद ये बंदा हाइसू को दबोच लेता है और फिर प्यारी प्यारी बातें करने लगता है ताकि वो मान जाए। बट तुम जरा देखो हाइसू का फेस, वो बेचारी थक चुकी है इन सब चीजों से। अभी हाइसू अपने मन में बस यही सोच रही होती कि वो इस तरीके की लाइफ जी रही है तो सिर्फ उसके हस्बैंड मिनच्योल के लिए। खैर इसके बाद हाइसू खाना बनाने के लिए चली जाती है और उसके बाद फिर उसकी अर्ली मॉर्निंग की शिफ्ट शुरू हो जाती है। और तो उसका हस्बैंड उसे बता देता है कि आज बारिश हो सकती है। जिसके बाद हाइसू अपने ड्रॉर में से अम्ब्रेला निकालती है, एंड ड्रॉर में 2 अम्ब्रेला होते हैं जिनमें से एक खराब है। एंड व्हाट हाइसू डज, वो खराब वाला उठा लेती है, वाई ताकि अच्छा वाला उसका वो सो कॉल्ड हस्बैंड ले जा सके। इसके बाद ये दोनों अपने अपने काम पर निकल लेते हैं। हम आते हैं मिनच्योल के ऑफिस पे, जहाँ पर मिनच्योल सबके लिए कॉफी बना रहा होता है, और तभी उसकी कलीग भी वहाँ पर आ जाती है। वो उसे बताती है कि कॉफी खत्म हो चुकी है और जो नया वाला बॉक्स था वो उसने कहीं पर रख दिया है। बट ये सब तो एक बहाना था, असल में उसकी कलीग को तो मिनच्योल के ऊपर गिरना था। मिनच्योल आज कि भाई क्या हो गया, एंड शी सेज कि उसने कोई कीड़ा देख लिया है। एंड इसके बाद बस वो उसका हाथ पकड़ रही थी, बिकॉज उसको तो कीड़ों से डर लगता है, एंड इस नल्ले को तो बस बहाने चाहिए ये सब करने के लिए। इसलिए मिनच्योल इसके लिए वो कीड़ा भगाने के लिए जाता है, बट देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं। शी सेज अरे ये कैसे हो सकता, मैंने तो अभी भी वहीं पर देखा था। भाई ये जो ट्रिक्स हैं आज भी काम कर रही हैं क्या? खैर कुछ भी हो, इस नल्ले को तो मजा आ रहा होता है। इसके बाद हम आते हैं हाइसू पर, जो कि अपनी वही फ्लावर शॉप के अंदर होती है। और अभी क्योंकि वो रोज लेने वाला बंदा नहीं आया होता है, इस वजह से हाइसू की कलीग परेशान हो रही होती है कि भाई उसका चेहरा देखे बिना मैं आज की शिफ्ट में सर्वाइव कैसे कर पाऊंगी। भाई लिटरली क्या चल रहा है यहाँ पर। खैर इसकी ये विश पूरी हो जाती है, वो रोज लेने वाला बंदा वहाँ पर आ जाता है। और उसे देखने के बाद अभी इसकी कलीग बोल रही थी ना कि उसका फेस देखे बिना नहीं रह पाऊंगी, अब बोल रही होती शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। खैर उसके आते ही हाइसू अंदर की ओर चली जाती ताकि वो उसको इग्नोर कर सके, बिकॉज उसे समझ में आ गया कि ये आराम को उसी के लिए यहाँ पर आता है। तो अब टाहिया का ऑर्डर लेने के लिए उसकी कलीग होती है, तो टाहिया उसी को ऑर्डर दे देता है, बट उसका पूरा ध्यान हाइसू की तरफ ही होता है कि भाई वो उसको इग्नोर क्यों कर रही है। खैर इसके कुछ देर बाद इनकी शिफ्ट खत्म हो जाती है, और जैसा कि इसके हस्बैंड ने कहा था कि आज बारिश होगी, बारिश होती है। और इस टाइम पर हाइसू यही सोच रही होती है कि वो कल से रोज लेने वाले बंदे से बात करेगी ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे। खैर इसके बाद ये जैसी जाने के लिए अम्ब्रेला खोलती है, अम्ब्रेला का कुछ ये हाल हो जाता है, भाई क्या कहूँ मैं। खैर इसको तो जैसे तैसे करके कन्वीनियंस स्टोर जाना है, मैं वहाँ पर भी ये काम ही करती होगी, इसलिए ये अपने हस्बैंड को कॉल मिलाने का ट्राई करती है ताकि वो अम्ब्रेला लेकर आ जाए, बट क्योंकि उसका नया नया काम लगा हुआ है इसीलिए रुक जाती है। बट तभी वहाँ पर हाइसू का चाहने वाला अपना टाहिया आ जाता है अम्ब्रेला लेकर। हाइसू उसे थैंक्स बोलती है, टाहिया आज की वो कहाँ रहती है। हाइसू उसे बताती है कि उसका घर यहाँ से बहुत दूर है, तो वो खुद घर जा सकता है, बट तुम्हें पता है उसको इतना अच्छा मौका मिला, वो कैसे जाने देगा, इसलिए वो तो न जाने वाला। वो उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ अम्ब्रेला शेयर कर सकती हो। हाइसू इस टाइम पर ये सोचने लगती है कि भाई वो जितना इससे दूर जाने की कोशिश कर रही है उतना ही इसके करीब आती जा रही है। खैर तो इसके इतना बोलने का हाइसू इसके साथ अम्ब्रेला शेयर करने के लिए मान जाती है, एंड ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो अब मैं कहानी की स्पीड थोड़ा और बढ़ाने जा रहा हूँ,
बिकॉज मेरा ख्याल ये है कि मुझे आज 20 चैप्टर्स तो कंप्लीट कर ही देना चाहिए। तो आगे चलकर हाइसू उससे बोलती है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमें एक अम्ब्रेला के नीचे देखेगी तो उसे बुरा लगेगा। टाइया आज की तुम्हें क्यों लगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड होगी? हाइसू उससे बोलती है कि तुम रोज रोज लेकर जाते हो तो मुझे लगा उसी के लिए लेकर जाते हो। देन टाइया उसको क्लियर करता है कि हमारे बीच में सब कुछ भी नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। एंड इस टाइम पर पता नहीं क्यों हाइसू थोड़ा सा हेजिटेट कर रही है या जेलेसी फील कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो देखने के बाद टाइया उससे बोलता है मैं कसम खाकर बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। एंड शी सेड हाँ मुझे तुम पर यकीन है। एंड इनकी बातों के बीच में तभी वहाँ पर ट्रक्कून आ जाता है। इस बार किसी को उड़ाने के लिए नहीं आया है, वो अपने टाइया की थोड़ा बात बनाने के लिए आया है। टाइया जैसे ही देखता है कि ट्रक्कून आ रहा है वो हाइसू को कवर कर लेता है। एंड जैसे ट्रक्कून के छींटे उचटते हैं वो सारे के सारे टाइया अपने ऊपर ले लेता है। तो यहाँ से थोड़ा सा जो इनकी लव स्टोरी है ना चलना शुरू हो जाएगी, यानी कि हाइसू का जो इसके ऊपर अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बट वो जिससे प्यार करेगी सच्चा वाला वो उसका हस्बैंड ही होगा अभी तक, तो जब तक कहानी थोड़ा आगे नहीं बढ़ जाती। फिर तो आगे चलकर हाइसू से पूछ लेती कि भाई तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? टाइया से बस मुझे तुम्हारा फ्रेंड बनना है। हाइसू से समझाती है कि भाई मेरी जैसी ओल्ड लेडी का तुम फ्रेंड बनकर क्या करोगे, कोई रीजन नहीं बनता इसका, तो टाइया उसे बस बनना है। फिर तो इसके बाद फाइनली ये लोग हाइसू के घर पर पहुंच जाते हैं। टाइया उससे बोलता है तो क्या तुम चाहती हो आज से हम स्ट्रेंजर्स बन जाए एक दूसरे के लिए? एंड शी सेज ये, जिसके बाद टाइया उससे बोलता है ठीक है तो मैं आज से एक अच्छा बच्चा बनकर रहूंगा, और फिर वो वहां से चला जाता है। तो थोड़ा वो टाइया के बारे में सोचती है। देन वो अपने घर के अंदर जैसे ही एंटर करती है वो देखती है कि उसका हस्बैंड अम्ब्रेला लेकर नहीं गया होता है अच्छा वाला, इसलिए फिर वो जल्दी से अम्ब्रेला उठाती है और सीधा मिंचुअल के लेने के लिए निकल जाती है। बट वो जैसे ही वहां पर जाकर देखती है मिंचुअल ऑलरेडी किसी के साथ अम्ब्रेला शेयर कर रहा होता है। एंड वो और कोई नहीं बल्कि एक लड़की है उसी की कली, जो देखने के बाद हाइसू काफी शॉक्ड होती है। एंड हाइसू का हस्बैंड भी उसे देख लेता है, जिसके बाद उसके थोड़े से पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं कि क्या बहाना बनाऊं। बट इस टाइम पर उसकी नजरों में बस आरी की कंफ्यूजन दूर करना अभी के लिए जरूरी है। हाइसू को तो वो बाद में भी समझाता रहेगा, इसलिए वो आरी से बोलता है कि ये मेरी रिलेटिव है और कुछ नहीं, लाइक अ कजिन। जो सुनने के बाद आरी भी उसकी बातें में आ जाती है। देन आरी को गुड बाय करके ये हाइसू के साथ निकलने लगता है। बट हाइसू वहाँ से हिल ही नहीं रही होती है, बिकॉज उसे जानना है कि वो लड़की आखिर ठीक हो। हाइसू के पूछने पर मिंचुअल उसे बता देता है कि वो बस मेरे ऑफिस में अकाउंटिंग का काम करती है एंड मेरी कोवर्कर है, अब तो उसके पीछे मुझ पर शक करना शुरू मत कर देना। हाइसू से अरे नहीं वो तो बस मैं पूछ रही थी, मुझे जानना था। इसके बाद मिंचुअल से कि भाई तुझे ये सब समझ में नहीं आने वाला, बट आजकल की दुनिया में ये सब नॉर्मल चीजें, इसलिए अब घर चल और मेटर मत बना। जिसके बाद हाइसू को याद आता है वो मोमेंट जब वो टाइया के साथ अम्ब्रेला शेयर कर रही थी। उसे समझ में आता है कि हाँ ये कुछ ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं, अगर कोई आपका जानने पहचानने वाला है तो आप उसके साथ एटलीस्ट अम्ब्रेला तो शेयर कर ही सकते हो। और इसीलिए वो खुशी खुशी अपने घर निकल लेती है, बिकॉज उसे लग रहा होता है कि हाँ इसका हस्बैंड तो इसके साथ ही लॉयल है। देन इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डे पर, जहाँ पर हाइसू और उसकी कलीग काफी ज्यादा थक गई होती है, बिकॉज इनके पास कई सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं, जिस वजह से हाइसू अपनी कलीग को थोड़ा सा आराम करने के लिए बोलती है और खुद काम पर लग जाती है। तभी उसकी कलीग उससे बोल रही होती है अरे भाई अगर वो रोज लेने वाला बंदा आ जाए तो मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। भाई ऐसे एनर्जी आती है क्या? मुझे भी चाहिए। फिर ऐसे एनर्जी मिलती है या नहीं मिलती वो तो नहीं पता, बट ये बंदी की जबान क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज ये जब भी उसे याद करती है वो टपक पड़ता है, और अभी भी वैसा ही हुआ होता है। उसके ये बोलते ही यहाँ पर टपक पड़ता है। एंड फिर क्या मिल गई एनर्जी उसको, और अभी क्योंकि ये रोज लेने के लिए आया होता है तो हाइसू इससे पूछती कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, बट वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है, सीधा इग्नोर मारता हुआ उसकी कलीग के पास पहुंच जाता है। बिकॉज हाइसू ने कल रात को उससे बोला था ना कि आज से हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान बन जाते हैं, और इसका जो ये इग्नोर करना ये काफी दिन तक चलता है, जो देखकर हाइसू को थोड़ा अच्छा लगता भी है और नहीं भी लगता है। अच्छा लगता है इसलिए बिकॉज वो बंदा अब अच्छे बच्चों की तरह पेश आ रहा है, और अच्छा नहीं लग रहा है वो इसलिए बिकॉज ऐसे समझ में आ गया कि वो बंदा बस इसका एक फ्रेंड बनना चाहता था। खैर इस बीच में ये अपने हस्बैंड को भी रोज मैसेज करती रहती थी, बट वो बंदा है कि कोई रिप्लाई ही नहीं देना है। ऐसे ही करके कुछ वक्त और बीत जाता है। हम आते हैं हाइसू के बीबीक्यू में, जहाँ पर वो सबके ऑर्डर्स ले रही होती है। वहीं पर एक ठरकी बुढ़ा भी होता है जो कि अपनी ही एम्प्लॉय को हरेस करने का ट्राई कर रहा होता है साला। वो बाहर से तो ये दिखा रही होती है कि हाँ भाई वो खुश है, बट अंदर ही अंदर उसके चल रहा होता है कि भाई मुझे घर जाना है। खैर तो इसके बॉस का जो ठरक है वो बस उस तक नहीं रहता, उसकी नजर हाइसू भाई पड़ जाती है अपनी होटी पर। एंड आई लव दिस पैनल। खैर तो अभी वो जो बंदा बोलता है हाइसू के बारे में वो बस तुम सुनना कि इसकी बहुत ही तगड़ी बॉडी है, इवन इसका फेस ऐसा है कि इसको मेकअप की भी जरूरत नहीं है। देख रहा हो, और वो हराम को इसका पति क्या बोल रहा था कि बिना मेकअप के कोई तो ये पसंद तक नहीं करेगा। फिर आगे ये बंदा सोच रहा होता है अपने मन में कि भाई अगर इस बंदे को ये पटाना चाहे तो पटा लेगा, और जैसे ही उसे पता चलेगा कि ये कंपनी का ओनर है तो दौड़ी चली आएगी इसके पास। इसीलिए फिर वो अपने पास उसको थोड़ा ड्रिंक सर्व करने के लिए बुलाता है, पर उसका एम्प्लॉय उसको सर्व करना शुरू कर देता है, इसलिए वो उसको रोकता है कि भाई तू नहीं, उसको बुला रहा हूँ मैं। एम्प्लॉय उसको रोकने का ट्राई भी करता है कि सर वो यहाँ पर ये सब नहीं करती है, बट वो नहीं मानने वाला, उसे ड्रिंक इसी के हाथों से चाहिए। बट हाइसू जो उसे मना कर देती है, जिस वजह से उस बंदे का ईगो हट हो जाता है और वो सीधा चढ़ पाता है हाइसू के ऊपर। हाइसू को काफी सुनाता है साली तुझे पता भी है मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे पैसों के बिना तेरा रेस्टोरेंट एक दिन भी नहीं चल पाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड तभी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हाइसू का बॉस आ जाता है। इवन वो उससे माफी भी मांगता है, बट उसको उसकी माफी नहीं चाहिए। वो चाहता है कि हाइसू अपने घुटनों पर बैठकर इससे माफी मांगे। जो सुनने के बाद हाइसू के बॉस को भी काफी गुस्सा आ जाता है। वो उससे बोलता है सर आप थोड़ा तमीज से बात कीजिए, और बस ये सुनते ही वो हरामखोर इसके ऊपर भी चढ़ने लगता है। देन बट हाइसू
डज वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपने घुटनों पर आकर उससे माफी मांगती है। देखकर उसका बॉस उससे बोलता है कि हाइसू तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, बट हाइसू नहीं रुकती है। वो उससे बोलती है सर दोबारा जरूर आइएगा। देन सब कुछ ठीक होने के बाद हाइसू का बॉस उससे बोलता है कि भाई मैंने देखा तेरी गलती नहीं थी, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी हाइसू। हाइसू से रिप्लाई करती है सर वो एक काफी बड़ी कंपनी का ओनर था, इवन उसके कई सारे एम्प्लॉयज अपने ही यहाँ खाने आते हैं, अगर हम ऐसे कस्टमर को खो देते तो हमारा काफी बड़ा लॉस होता, और तो मैंने ये सब कुछ किया बिकॉज आपने ही मेरे लिए काफी कुछ किया है। उसका बॉस उससे बोलता है कि भाई ऐसे लोगों का तो रोज का आना जाना लगा रहता है, ये बस रास्ते में रुकावटें ही बनते हैं। जो सुनकर हाइसू एक स्माइल करते उससे बोलती है सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देन वो अपने बॉस को बताती कि जब वो यंग थी तब से ही वो काम करती आ रही है, इवन हमेशा से ही उसके सामने ऐसी रुकावटें आएंगे, बट हाइसू ने भगने की जगह उनको फेस किया है। देन इसके बाद इनके घर जाने का टाइम हो जाता है। इसका बॉस से बोलता है कि भाई मैं तुझे घर तक छोड़ देता हूँ। हाइसू उसे बताती है कि अभी उसको नाइट शिफ्ट भी करना है कन्वीनियंस स्टोर में। जो सुनते ही भाई क्या बात कर रही है, भाई ऐसे काम करती रहेगी ना तो बीमार पड़ जाएगी, इसलिए आराम भी कर लिया कर। हाइसू ये इतना बुरा भी नहीं है, मैं बस वीकेंड्स में काम करती हूँ उधर। जिसने कहा हाइसू का बॉस बोलता है कि भाई ऐसा लग रहा है कि तेरा कर्जा कुछ ज्यादा ही सीरियस है। वेल या हाइसू का कर्जा कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। इसके लिए हमें एक पैनल दिखाया जाता है कि हाइसू के कर्जा ना पे करने पर लोन शख्स वालों ने इसके घर में आकर तोड़फोड़ तक कर दी थी, जो देखकर हाइसू काफी रोती है। जो देखकर उसका ये सो कॉल्ड हरामखोर हस्बैंड उसको सॉरी बोलता है और बोलता है कि एक बार हमारा कर्जा चुक जाए हम फिर से शादी कर लेंगे, एंड उसके बाद हमारी जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां होंगी। और ये ली भाई देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। फिर इसके बाद हाइसू अपने घर को निकल जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है उसी हरामखोर ओनर पर जो कि हाइसू के ऊपर चढ़ा जा रहा था। अभी वो मजे में अपने आराम से घर को जा रहा होता है, बड़बड़ाते हुए कि उसने हाइसू को उसकी औकात दिखा दी। तभी हम देखते कि टाया की नजर इस पे पड़ गई होती है, एंड व्हाट ही डज वो आता है और उसके लात मारकर इसको गिरा देता है। मे बी या तो ये वो सारे नजारे इसने भी देखे होंगे या फिर ये जो बड़बड़ा रहा है उस चक्कर में इसको समझ में आ गया होगा कि ये हाइसू की बात कर रहा है। फिर अभी वो हराम को टाया पे चिल्ला रहा होता है साली दिमाग खराब हो गया, रुक तुझे अभी बताता हूँ। तभी टाया उसके बाल पकड़कर उससे बोलता है भाई मेरे पास भी तुझे बताने के लिए कुछ है। देन टाया उसके बाल खींचने लगता है जिससे उसको काफी दर्द होता है। तभी टाया सेज कि मुझे मार। लाइक भाई क्या बोला तूने? एंड टाया सेज अगेन मैंने कहा मुझे मार। जो सुनते ही वो भड़क जाता है साले तू बड़ों से ऐसे बात करेगा, रुक तुझे अभी बताता हूँ। अपने प्राइम डेज में मैं भी बॉक्सिंग किया करता था। ये बोलते हुए टाया पे काफी जोरदार पंच मारता है। टाया का ज्यादा कुछ नहीं बस थोड़ी सी चोट आई होती है। देन टाया खड़ा होता है और सब बोलता है भाई तुझे कोई आइडिया भी है कि मैं कौन हूँ? जो सुनते ही वो फिर भड़क जाता है साले मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तू कौन है। देन टाया रेडी हो जाता है उसको बताने के लिए कि वो कौन है, एंड फिर वो उसका भूत बना देता है। वेल दिखाया तो नहीं जाता बट दिखाया है कि हाँ भूत बना दिया है। इसके बाद हम आते हैं हाइसू की नेक्स्ट शिफ्ट पर, जहाँ पर हाइसू काफी लगन से काम कर रही होती है। देन शी डिसाइड कि भाई अभी कोई नहीं आ रहा तो थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, बट तभी एक कस्टमर वहाँ पर आया था जिस वजह से वो रेस्ट भी नहीं कर पाती। और वो कस्टमर कौन है? अपना टाइहा। जो देखकर हाइसू को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई ये कोई कोइंसिडेंट है क्या, बिकॉज वो इस बंदे को अपनी ऑलरेडी 2 जॉब्स पे देख चुकी है। बट फिर वो सोचती है हाँ भाई हम शायद से नेबरहुड में ही रहते होंगे जिस वजह से उसका यहाँ पर आना जाना लगा है। खैर इसके बाद टाइया उसके पास बैंडेजेस लेकर आता है, एंड बैंडेज देखने के बाद हाइसू घबरा कर उसको देखती कि भाई बैंडेज क्यों लेकर जा रही है। एंड वो देखती है कि टाइया के गाल पर चोट लगी हुई है, तो मतलब ये बंदा किसी से लड़कर आ रहा है। तो अब समझ में आया कि टाइया ने उसे खुद को पंच मारने को क्यों बोला था, इसके लिए। बट हाइसू को तो इसको इग्नोर करना है, तो अब भी वो वही कर रही होती है। वो तो कस्टमर होने के नाते बताती कि बैंडेज लेना काफी नहीं होगा, उसे ट्यूब भी लेना होगा, वरना अगर वो बस बैंडेज इससे लगा लेता है तो चेहरे पे निशान आ जाएंगे। वेल ये चीज मैं पहली बार सुनना हूँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। भाई मेरा बचपना तो खाली बैंडेज पे ही गुजर गया है, मैंने तो कभी मल्लम नहीं लगाई। खैर इसके बाद टाइया एक स्माइल देते उससे बोलता है कि आप मुझे सिखाएंगी कि इसे प्रॉपरली कैसे किया जाए। जिसके बाद पहले तो हाइसू थोड़ा सा हेजिटेट करती है, बट इसका फेस देखकर वो मान जाती है। देन वो इसकी मलहम पट्टी करने के लिए कन्वीनियंस स्टोर के बाहर आ जाती है। कैन समवन प्लीज टेल मी कि भाई मलहम पट्टी करने के लिए बाहर आना जरूरी होता है क्या? खैर इसके बाद ये लोग बाहर आकर बैठते हैं और ये बोलता है कि भाई मुझे नहीं आता है, इसको कैसे करें। जिसके बाद हाइसू खुद अपने प्यारे हाथों से उसको बड़े प्यार से मलहम पट्टी लगाने लगती है। इस बीच हाइसू उससे उसकी एज भी पूछती है, एंड ही जस्ट रिप्लाई कि वो बस अडल्ट है, जो कि हाइसू को बिल्कुल पसंद नहीं आता बिकॉज ये तो कोई रिप्लाई नहीं हुआ। खैर हाइसू से बोलती है भाई अगर तू अडल्ट है तो फाइट क्यों करता फिर रहा है इधर उधर, एंड ही सेज भाई मैं नहीं कर रहा हूँ। हाइसू बोलती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो ये चोट कैसे लगी, एंड ही अगेंस्ट कि भाई मैं कसम खाता हूँ मैंने नहीं किया ये सब, मैं भी ये सब इसलिए हुआ होगा बिकॉज मैं आता ही एक ट्रबल फैमिली से हूँ। जो सुनने के हाइसू को फिर अपना बचपना याद आ जाता है कि उसका बचपना भी ऐसे ही वायलेंस में गुजरा, इवन गरीबी में भी। जिसके बाद अपनी हाइसू का दिल थोड़ा सा पिघलना शुरू हो जाता है। तभी टाइया सेज कि भाई ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरे लिए बुरा फील हो रहा है। हाइसू उसे बताती है कि हाँ हो रहा है उसे बुरा फील, एंड वो उससे ये भी बोलती है कि भाई लास्ट टाइम तूने बोला था ना फ्रेंड बनने के लिए, तो चलो ठीक है बन जाते हैं। तो देखा चोट खाना काम आया। फिर इसके बाद टाइया उससे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या मैं तुम्हें नूना बुला सकता हूँ? देखो नूना असल में ओल्डर वुमेन्स को बोला जाता है, बट हाइसू सेज नहीं ये ज्यादा हो जाएगा, तू मुझे बस अजूमा बुला। एंड अजूमा असल में मिडिल एज की औरतों को या शादीशुदा औरतों को बोला जाता है। तो अब फाइनली इन दोनों की दोस्ती हो गई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इसके सो कॉल्ड हस्बैंड पर, जो कि इस वक्त अपने ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा होता है। भाई देख रहा हो क्या चल रहा है, वो बेचारी इतनी मेहनत कर रही है और ये हरामखोर
और मजे कर रहा है। भाई मजे वो भी करना चाहती है बट वो नहीं कर पा रही है बिकॉज उसके सर पर कई सारे कर्जे चढ़े हुए जो कि इस हरामखोर ने उसके सर पर डाले और तो उसको साथ ही अपना घर भी चलाना है। खैर तो अब मैं थोड़ा और स्पीड बढ़ाने वाला हूँ ताकि तुम लोग जो बोर ना हो जाओ, बट टेंशन न लो, स्टोरी तो मैं फुल समझ में आएगी। खैर तो ये लोग यहाँ पर काफी सारी बातें करते, काफी सारी ड्रिंक्स भी करते हैं। इस बीच में ये हरामखोर आरी के सामने काफी जेंटल बनने का ट्राई भी करता है, जिस वजह से आरी की नजरों में इसकी इज्जत और बढ़ जाती है, वो इसके थोड़ा और क्लोज आ जाती है। तभी उसके फ्रेंड्स आस्क कि भाई तुझे कैसी लड़कियां पसंद है एंड ही आंसर्ड कि भाई रोमांटिक हो, क्यूट हो एंड बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं। एंड ये बोलते हुए उसको अपनी वाइफ की याद आती है जो कि बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है इस हरामखोर की नजरों में। फिर आगे वो थोड़ा और बोलता है कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि क्यूट हो, फैशनेबल हो, यंग भी हो। जिसने कहते आरी ब्लश करने लगती है बिकॉज वो समझ जाती है कि वो इसी की बात कर रहा है। देन हम वापस आते हैं हाईसू पर, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों ने एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज कर लिए और तो हाईसू को उसका नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया है। फिर अभी हाईसू अपने मन में बोल रही होती कि आई होप कि ये सब करते हुए मैं कोई बड़ी मिस्टेक ना कर बैठूं। वेल मिस्टेक तो होगी बट वो मिस्टेक नहीं होगी। तो इसके बाद अब ये अपने हस्बैंड को भी मैसेज करती है एंड उसका बस एक ही काम है कोई ना रिप्लाई करने का, और इस टाइम पर भी वो वही कर रहा होता है बिकॉज वो आरी के साथ है क्योंकि इस टाइम पर वो काफी ड्रंक है। और तो इस बीच आरी उसको कन्फेस भी कर देती है वो उसे पसंद करती है एंड वो उसे ऑफर भी करती है कि एक एक ड्रिंक और हो जाए बस तुम और मैं। मिंचोलास्क और कहाँ पर? वेल कहाँ पर? इसके घर पर। और हो गया इस हरामखोर का काम। हम देखते हैं कि हाईसू यहाँ पर बैठे बैठे इसकी टेंशन कर रही है और इसके यहाँ पर मजे चल रहे हैं और इसका काम तो हो गया। खैर तो ये तो अभी नहीं रुकने वाले, हम वापस आ जाते हैं हाईसू पर। हाईसू का काम खत्म हो चुका होता है, वो अपने घर आ जाती है और वो आकर देखती है कि उसका हस्बैंड अभी तक घर नहीं आया है। देन हम इसके हस्बैंड को भी देखते हैं जिसकी फाइनली पार्टी खत्म हो गई होती है। नेक्स्ट डे वो हाईसू को कॉल करके बता रहा होता है कि रात को उसने कुछ ज्यादा ड्रिंक्स कर ली थी अपने फ्रेंड्स के साथ, जिस वजह से वो वहीं कहीं पास के बात हाउस में रुक गया था। और हाँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो खो जाऊंगा। भाई मैंने अभी ध्यान दिया कि इसके पीछे मोटेल है, तो क्या ये आरी के घर पर नहीं मोटेल में था? खैर कहीं पर भी हो, इसका काम तो हो गया ना। खैर ये हाईसू से बोलता है कि भाई मेरा जब मन करेगा मैं तब घर आऊंगा, जितना पीना उतना पीऊंगा, मेरी मर्जी है। इस वजह से हाईसू को भी थोड़ा बुरा लगने लगता है कि भाई कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही थी वो भी। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बच्चे पर जिसके सामने इस वक्त टाइहा आ गया होता है और ये टाइहा के स्कूल में पढ़ता है, मे भी उसका क्लासमेट भी हो, बट इन दोनों की जो आपस में कभी बात नहीं होती है, जिस वजह से इसको लग रहा होता है टाइहा इसे नहीं जानता, बट टाइहा उसका नाम ले देता है, जिस दिन इसको भी काफी अजीब लगता है कि भाई इसको मेरा नाम याद है। अभी टाइहा से थोड़ा सा फ्रेंडली बात करता है, जिस बीच ये टाइहा से बोलता है कि भाई बुरा ना मानो तो एक बात पूछो, तुम्हें कैसे पता मैं कौन हूँ? टाइहा से कि भाई जब हम सेकंड ईयर में थे तब हम एक ही होम रूम में थे। देन ही सेज हाँ वो तो ठीक है बट फिर भी स्कूल डेज में तुम काफी पॉपुलर हुआ करते थे और पॉपुलर किड्स के साथ ही रहा करते थे एंड मैं बस अपनी तरह नट्स के साथ ही रहा करता था। और तो हमें इसके थ्रू ये भी पता चलता है कि टाइहा ने अपने स्कूल में कभी किसी को बुली नहीं किया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि टाइहा इसको लाइक करे और अभी ये बस यही सब सोच रहा होता है कि तभी टाइहा इससे एक फेवर मांगता है एंड आस्क कि भाई तू कौन से नंबर के शूज पहनता है? ही सेज 11.5 जो कि इसकी हाइट के हिसाब से बहुत ज्यादा है, इवन मेरे पैर के अंदर भी 10 नंबर का आता है। खैर ये सुनने का टाइहा बोलता परफेक्ट एंड वो उससे शूज स्वैपिंग करने को बोल देता है, जो सुनते वो भी शॉक्ड कि भाई ये इसने क्या बोल दिया। इसके शूज लग्जरी जो कि मिलियंस वोन के होंगे एंड मेरे फटीचर शूज जो कि ठीक से 50,000 के अराउंड होंगे, उन है ये स्वैप करने को बोल रहा है। इस बारे में अभी काफी सोच रहा होता है, इस वजह से टाइहा सब बोलता है भाई तुम्हें नहीं करना है क्या? इधर ना मैं करना तो चाहता हूँ बट आर यू श्योर ये सही रहेगा? तुम्हारे जूते काफी एक्सपेंसिव है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बातें हो गई, बिल्कुल कर सकते हैं अपन। और फिर क्या ये दोनों एक दूसरे के पहन लेते हैं। फिर इसके बाद टाइहा वहाँ से चला जाता और इस बंदे की नजरों में टाइहा की इमेज और ज्यादा ऊपर हो गई है। देन टाइहा कहीं पर तो जाकर बैठा होता है कि तभी वहाँ पर हुईजी आ जाती है एंड वो उसके कान में से एक ईयरबड निकालकर अपने कान में लगा लेती कि आखिर ये सुन क्या रही है। एंड वो जो कुछ भी सुन रहा होता है इसे बिल्कुल पसंद नहीं आता है बिकॉज वो सॉन्ग है लवली अजुमा के ऊपर। इवन यहाँ पर सॉन्ग का नाम भी लिखा हुआ है अजुमा बाय जिन अहा टाई एंड ये 2006 की सीरीज है, यानी कि ये सॉन्ग 2006 की सीरीज का है। मैं भी तुम इसको यूट्यूब पर जाकर सुन भी लो, एक बार सुन लेना, मैं तो जरूर सुनूंगा। खैर टाइहा ऐसा पूछता है पसंद आया एंड ना बिल्कुल पसंद नहीं आया उसे। खैर इसके बाद हुईजी की नजर टाइहा के शूज पे पड़ती है और वो देखती है ये फटीचर शूज कहाँ से पहन लिए इसने। अरे अच्छे हैं ना। खैर इन दोनों की एक साथ बैठकर यही सब बातें चल रही होती हैं, तभी हम देखते हैं कि उस जगह के करीब से डोंगी और उसके फ्रेंड्स भी गुजर रहे होते हैं। उनकी नजर भी इन दोनों पर पड़ जाती है, जो देखकर इनको काफी मिर्ची लग रही होती है बिकॉज सारी लड़कियां बस टाइहा के ऊपर ही मरती हैं, इनके ऊपर नहीं। तभी डोंगी के फ्रेंड उससे बोलते हैं कि भाई तुझे टाइहा से बात कर लेनी चाहिए, इससे पहले वो हिजी को तुझसे चुरा कर ले जाए। नहीं अपना मुंह बंद कर। वेल उसको मिर्ची तो काफी
लग रही है, वैसे बहुत ज्यादा ही लग रही है, बट वो बताने तो नहीं वाला ना इन्हें। खैर तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हाइसू पर, जो इस टाइम पर अपनी फ्लावर शॉप में अपनी कलीग के साथ बैठी होती है। एंड उसकी कलीग को कुछ ज्यादा ही खुश देखा हाइसू पूछती है भाई क्या होगा यार। एंड वो बताती है कि वो खुश है क्योंकि उसे लग रहा था कि रोज बॉय अपनी हाइसू को पसंद करता है, बट वो गलत थी बिकॉज आजकल वो इस पे ध्यान जो देने लगा। बट हाइसू को कल रात का सीन सोच सोच के थोड़ी टेंशन हो रही होती है बिकॉज अब इसकी खुशियां छिनने वाली है। खैर अभी ये जैसी बोलती है कि भाई मैं उसके आने का इंतजार नहीं कर पा रही हूँ और उसी वक्त वो आ जाता है। भाई तुम लोग मानो या ना मानो इसकी जबान में कुछ तो है। तो अभी वो जैसी अंदर को आता है उसके चेक पे बैंडेज लगी हुई देखकर हाइसू की कलीग को थोड़ी टेंशन होती है कि भाई इसके इतने ब्यूटीफुल फेस के साथ किसी ने कैसे कर दिया। तभी वो देखती है कि रोज गाय सीधा हाइसू के सामने जाकर खड़ा हो गया है एंड उसी से ऑर्डर ले रहा है। इवन जैसे ही हाइसू बकेट रेडी करने के लिए जाती है वो भी उसके साथ साथ चला जाता है, जो देखकर बेचारे का दिल टूट जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है। अभी हम देखते हैं टाया हाइसू से पूछ रहा होता है कि काम के बाद कोई प्लान है तुम्हारा। हाइसू से थोड़ा धीरे बात करो वरना मैं तुम्हें डांटूंगी। लाइक मुझे डांट खाना बहुत पसंद है। तो इनकी लव स्टोरी का फेज 1 तो यहाँ से शुरू हो चुका है। खैर तो ये काम खत्म होने के बाद उसको बता देती है कि मैं कभी फ्री नहीं होती, मेरे पास बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, इसे मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? देन वो बताता है कि इसलिए बिकॉज मैंने तुम्हें हर जगह काम करते हुए देखा है। आगे वो उससे बोलता है कि भाई ये तो बहुत बुरी बात है कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम तक स्पेंड नहीं कर सकती। एंड शी सेज अडल्ट ऐसे ही होते हैं। जो सुनने के टाया एक स्माइल देते हुए बोलता है कि आई होप कि मैं कभी भी अडल्ट ना बनूं, यानी वैसा ना बनूं। जो सुनने के हाइसू को समझ में आ जाता है कि ये अडल्ट नहीं है, ये अभी भी यंग एज में है। बट फिर वो ये सोचने लगती भाई ये इतना बड़ा कैसे, आखिर आजकल के माँ बाप खिलाते क्या अपने बच्चों को। इवन वो उससे पूछ भी लेती भाई तुम कुछ ज्यादा लंबे नहीं हो, जिसके बाद टाया को थोड़ा सा टीस करने का मौका मिल जाता है। देन इसके बाद हाइसू अपने रेस्टोरेंट वाले काम पर निकल लेती है एंड ये भी उसके पीछे पीछे निकल लेता है उसको वहां तक छोड़ने के लिए। एंड इस बीच ये दोनों थोड़ा एक दूसरे को और जानते हैं। एंड पैनल देखकर समझ में आ रहा है साफ साफ कि हाइसू इसको पसंद करने लगी है। हालांकि वो खुद को कन्फेस नहीं करेगी कि वो इसको पसंद करती है बिकॉज उसका ऑलरेडी एक हस्बैंड है। और तो इस बीच उसको ये भी पता चलता है कि ये बंदा जो रोज रोज लेकर जाता है वो ये खुद के लिए लेकर जाता है। जिसके बाद हाइसू सोचती है कि भाई मैं तो खुद के लिए कभी ऐसा करती ही नहीं हूँ, जबकि मैं खुद एक फ्लावर शॉप में काम करती हूँ। इवन मैं खुद के लिए एक छोटा सा गिफ्ट तक नहीं ले जाती हूँ, जिस वजह से हाइसू को थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है। जो देखने का टाया अपना बकेट हाइसू को देने लगता है। देन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है आरी पर, जो कि इस वक्त कहीं पर जा रही होती है। तभी उसकी नजर पड़ती है मिंचियोल पर, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ इस टाइम पर फूफा कर रहा है और थोड़ी बहुत बातें चल रही है इनके बीच में, जो सुनने के लिए वो जल्दी से वहीं पर छुप जाती है। एंड वो सुनती है कि मिंचियोल का फ्रेंड इस वक्त औरतों की बुराइयां कर रहा है, जिस वजह से इसको काफी गुस्सा आने लगता है कि बिकॉज उसके बॉयफ्रेंड को भड़काया जा रहा है यहाँ पर। तभी वो देखती है ये सुनने के बाद मिंचियोल उसकी बातों में नहीं आ रहा बल्कि उसी के ऊपर चढ़ा जा रहा है। अभी मिंचियोल उसको मारता नहीं है, बस उसको थोड़ा डराता और वहां से निकल लेता है। इसके बाद ये जैसे ही कहीं पर खड़े होकर कॉफी पी रहा होता आरी आकर सीधे सेल पड़ जाती है बिकॉज उसने सुना था कि एक बार मर्द का काम निकल जाए तो वो बदल जाता है। बट उसकी नजरों में मिंचियोल वैसा नहीं निकला और इसलिए फिर क्या ये लोग हो जाते हैं शुरू। फिर खत्म होने के बाद ये दोनों फिर डिनर करने को भी निकल जाते हैं। ऑफ कोर्स जरूरत पड़ेगी, वहीं अपनी हाइसू वो बेचारी बोर हो रही होती है, बट अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसका टाइम पास भी आ चुका है। टाया अगले ही मोमेंट पे इसको मैसेज करता है और फिर इसका भी टाइम पास होना शुरू हो जाता है। तभी हाइसू के पास एक कुछ ज्यादा ही नशेड़ी बंदा आकर रूम बुक करने को बोलता है और तो साथ ही वो बहुत घटिया बातें भी कर रहा होता है। देन अगले मोमेंट पे वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है जो कि आते साथ ही वहाँ के सभी रूम्स को बुक कर देता है। एंड ये काम करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना टाया ही है बिकॉज वो उस मोटल के बाहर खड़ा होकर ये सब कुछ ही देख रहा होता है इसीलिए। खैर इसके बाद हाइसू की मॉडल की जो ओनर होती है वो काफी खुश होती है बिकॉज जिंदगी में पहली बार उनके सभी रूम बुक जो हुए हैं। देन इसके बाद हाइसू वहाँ से निकल लेती है एंड वो जैसे ही घर पर आती है वो देखती है आज भी उसका हस्बैंड वहाँ पर है ही नहीं। खैर इसके बाद ये खुद के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है एंड इस बीच में उसे टाया के मैसेज भी आते रहते हैं एंड ये उससे काफी खुश है। इवन टाया भी ऑफकोर्स वो होगा, उसे यही तो चाहिए था। खैर अभी हम देखते हैं कि टाया इस टाइम पर किसी क्लब में होता है अपने फ्रेंड डोंगयोक के साथ एंड इतना खुशी खुशी किसी से चैट करते हुए देखकर वो सब पूछ लेता भाई कोई लड़की है क्या। टाया से बिल्कुल, जो सुनने का ये काफी शॉक्ड होता है, सोच रहा होता है कि भाई युइजी को यह बात पता होगी क्या। खैर इसके बाद हम वापस आते हैं हाइसू पर, जो कि इस टाइम पर फिर से खाना ही बना रही होती है। नेक्स्ट डे का सीन होगा शायद से कि तभी इसका सो कॉल्ड हस्बैंड आकर चले पड़ जाता है। देन इन दोनों के बीच में थोड़ी मियां बीवी वाली नोकझोंक होती है। इस बीच वो ये भी सोच रहा होता है कि भाई मेरी वाइफ काफी अच्छी है, लाइक उसके वर्ड्स भी काफी स्वीट है, हालांकि नॉर्मल नहीं है बट स्वीट है, और तो वो मेरी काफी केयर भी करती है भले ही मैं कुछ भी करता फिरूं। आगे ये खुद से बोलता है कि भाई किसे पता था कि चीटिंग करने से कोई अपनी वाइफ के इतना क्लोज आ जाता है। भाई ऐसा नहीं होता, हरगिज़ नहीं होता होगा। खैर हाइसू इस वजह से कॉलेग ने का भी पूछती है कि उसने खरीदा या नहीं, एंड उसने नहीं खरीदा बिकॉज इन दिनों में कुछ ज्यादा ही बिजी था। क्यों वी नो, और तो उसे अच्छा भी नहीं लग रहा है कि उसने इतनी हार्ड वर्क करने वाली वाइफ के पैसे ले लिए। बट हाइसू से मेरी टेंशन मत ले, तू अपने लिए खरीद ले। जिसके बाद वो अपने मन में बोल रहा होता कि मेरी काइंड, केयरिंग, लॉयल, लवली एंड बोरिंग वाइफ। एंड ये बोलते हुए वो डबल रीजंस को पकड़ लेता है एंड सेज दे आर डेफिनेटली बिगर देन आरी। देन ही स्क्वीज देम एंड फिर इन दोनों का थोड़ा वो चलता है।
थोड़ी देर बाद मिंचुल रुक जाता है कि भाई तुम मुझ पे गुस्सा कर रही हो। इसके बाद वो ये सोचने लगता है कि भाई ये वो बंदी है जो मेरे बिना सरवाइव नहीं कर पाने वाली। ब्रो यू आर गोना बी रॉन्ग। खैर तो इसके बाद ये बंदा अपनी वाइफ से तो कभी चैटिंग नहीं करता है, बट आरी से इस टाइम पर कर रहा होता है। और तो चैटिंग करते हुए ये सोच रहा होता है कि इसे आरी को अपने साथ कोलेगने की शॉपिंग पे ले जाना चाहिए। बट फिर याद आता है कि भाई वो पैसे तो इसको हाइसू ने दिए थे, तो उसे ले जाना बेटर रहेगा। बट फिर उसको याद आता है कि भाई हाइसू वो लड़की है जो खुद के लिए कभी कुछ नहीं खरीदती है, इवन पैसों की टेंशन है अलग लेगी वो, जिस वजह से इसका दिन और खराब हो जाएगा। और इसीलिए फिर ये आरी को मिलने को बुला लेता कि इसी को ले जाता हूँ। इसके बाद हम आते हैं अपने टाइहा पे, जिसको उसका बंदा इस वक्त आरी और मिंचुल की एक साथ वाले फोटो दिखा रहा होता है कि वो दोनों एक साथ मोटल में गए थे। एंड व्हाट ही डज, वो उन्हें जला देता है। और हाँ मैं बता दूं कि ये बंदे को पता है कि मिंचुल हाइसू का हस्बैंड है, इसीलिए ये उसके ऊपर नजर रखे हुए, बिकॉज वो उसको चीट कर रहा है। तो अब तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि भाई आखिर ये फोटो क्यों जला रहा है, इसे तो हाइसू को दिखाना चाहिए था। तो रुको जरा सबर करो, फोटो देखकर तो कुछ भी बहाना मिल जाएगा कि भाई मोटल में ही तो गए थे, कुछ किया थोड़ी ना होगा, इसीलिए ये उससे भी बड़ा करने वाला है। खैर इसके बाद हम वापस आते हैं हाइसू की मोटल वाली जॉब पर, जहाँ पर टाया इसको मैसेज करता है कि उसको काम के बाद इससे मिलना है। एंड ये भी रेडी हो जाती है कि भाई थोड़ा वक्त तो निकाल ही सकती है। ये दोनों मिलते हैं, इनमें थोड़ा बातें होती हैं। एंड इस बीच में हमें कुछ ऐसा सीन भी देखने को मिलता है, कुछ गलत मत समझना, उसको लगा कि इसका बगल में चलना हाइसू को थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, और इसीलिए उससे बोलता है फिर अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे पीछे चलना शुरू हो जाता हूँ। हाइसू पागल मत बन, मेरे बगल में चलो। तभी चलते चलते इसको हाइसू की गर्दन पे कुछ निशान देखने को मिलते हैं। टाया उसे बताता है कि जरूर किसी मच्छर ने काटा होगा, बट हाइसू उसे बोलती है कि भाई सर्दियों में मच्छर नहीं आते, और तो उसे खुजली भी नहीं हो रही है। टाया से तो फिर कोई कीड़ा ही होगा। हाइसू अगेन कि भाई सर्दियों में कीड़े भी नहीं होते। फिर हाइसू को रियलाइज होता है कि जरूर ये मिंचुल की वजह से हुआ होगा, इसलिए फिर वो थोड़ा ब्लश करने लगती है। टाया से बोलती है कि हाँ सही बोल रहा हूँ, जरूर कोई कीड़ा ही होगा, इसलिए वो उसको बैंडेड लगाने के लिए बोलता है कि मैं तुम्हें बैंडेड लगा देता हूँ। एंड एम्बेरसमेंट से बचने के लिए वो उससे बोल देती है हाँ ठीक है, और फिर वो बैंडेड लगा देता है। फिर इस बीच इनके थोड़ी और बातें होती है, थोड़ा और उसके क्लोज जाने का ट्राई करता है। और तो वो उससे बोलता भी है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, बिकॉज आजकल तुम ज्यादा रिप्लाई नहीं कर रही हो। हाइसू उसे बताते है कि ये सब कुछ उसके लिए एकदम नया है, इसीलिए थोड़ा सा टेंशन होती है ये सब करने में। इवन वो उसे ये तक बोल देती कि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं बहुत ही बोरिंग हूँ। एंड टाया से अरे कोई टेंशन नहीं, जैसा तुम्हें ठीक लगता है तुम वैसा करो, और लोग क्या बोलते हैं उनकी टेंशन मत लो, बस अपने दिल की सुनना। जिसके बाद हाइसू वही करती है, वो जाकर फ्लावर शॉप से एक रोज लेती है जिसकी कीमत 10,000 वोन है, यानी कि 800 रुपए का है। वो 800 850 रुपए का गुलाब है वो। बस भाई इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, कैसे चलेगा यार जिंदगी का उदारा। खैर फाइनली जिंदगी में पहली बार हाइसू ने अपने लिए कुछ खरीदा है, जो देखकर वो काफी खुश है। इसके बाद वो जल्दी से घर पर जाती है, कांच की बोतल में पानी भरती है और उस गुलाब को उसके अंदर रख देती है। इवन वो उसकी फोटो खींचकर टाया को तक सेंड करती है। हालांकि स्टार्टिंग में वो हेजिटेट कर रही होती है, बट वो कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इसके हस्बैंड पर। इस टाइम पर हारी उससे कॉल पर बोल रही होती है कि भाई मुझे तुम्हारा घर देखना है। ये बस बहाने बनाने लगता है कि भाई अभी तो नहीं, मैं भी नेक्स्ट टाइम, अभी के लिए तुम्हारा घर ठीक रहेगा। इसके बाद वो अपने घर में एंटर करता है एंड आरी से बोलता है कि वो आज ओवर टाइम करेगा। इसके बाद वो थोड़ा सा नहाने के लिए जाने लगता है, बट तभी उसकी नजर पड़ती है उस रोज पर। यार कि भाई ये क्या है। आरी से वो मुझे लगा कि हमारे पास एक तो होना चाहिए था। इवन वो रोज के पीछे कसम तक खाने लगती है कि आई स्वेयर मैंने बस एक ही खरीदा है। भाई वो तेरे पैसे, तुझे जितने खरीदना है तो उतने खरीद। भाई तुम देख लो बंदी कितनी लॉयल है। खैर तो अभी ये देखना मिंचुल के मन में आता है कि मेरी वाइफ अब भी चिप, अनरोमांटिक एंड बोरिंग ही थी, जिस वजह से उसने मुझे अट्रैक्ट करना ही बंद कर दिया था, और बस यही रीजन था कि मैं अपनी वाइफ को चीट तक कर बैठा। बट जैसे ही मैंने उसके पास वो रोज देखा, मेरे अंदर एक खूबसूरत सी लहर दौड़ पड़ी, और बस इतना काफी था कि ये सीधा कूद पड़ता है, लौंडा फुल मूड में आ जाता है। अभी हाइसू उससे बोल रही होती है भाई तेरे पास सीडीएम नहीं है। एंड देन बस हो गया, पता नहीं क्यों बट इस हरामखोर का पूरा मूड खराब हो जाता है। एंड ये हाइसू को वहीं पर छोड़कर निकल लेता है। भाई देखो जरा उस बेचारी का रिएक्शन, वो भी सोच रहे होगी भाई इसे क्या हो गया। फिर तो इसके बाद हम सीधा टाइहा पे आते हैं, जो कि उस रोज की फोटो देख रहा होता है जो हाइसू ने सेंड करी थी। इस वजह से अपनी एक फ्रेंड में मिलती है जो कि काफी वक्त बाद उससे मिल रही होती है। वो उससे बोलती है यार कितने कोइंसिडेंट की बात है ना कि हम फिर से मिले। एंड बस ये एक वर्ड सुनते ही हाइसू के दिमाग में अपनी मेमोरीज फ्लैश होने लगती है, जिसमें वो बोल रहा होता है कि कोइंसिडेंट तो बस कहने की बातें, मेरा कोइंसिडेंट तो मैंने खुद अपने हाथों से हंड्रेड्स ऑफ थ्रेड्स का यूज करके बनाया है, यानी सैकड़ों धागों से, हर एक चीज को बिल्कुल सावधानी से रखकर, बस और बस एक सिंगल कोइंसिडेंट के लिए, ताकि मैं तुम्हारे क्लोज आ सकूं। ये इस टाइम पर हाइसू की बात कर रहा है। एंड ये सब कुछ बोलते हुए हमें इसकी मेमोरी में कई सारे फोटोज भी दिखाए जाते हैं। कुछ फोटोज के अंदर तो उसका हस्बैंड और आरी नजर आ रहे हैं, यानी कि ये बंदा काफी टाइम से ये सब चीजें प्लान कर रहा है। और तो ये हाइसू कैसे जानता है और उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। आगे ये भी बोल रहा होता है कि
बहुत जल्द मैं इस कहानी की एंडिंग भी लिखने वाला हूँ और वो एंडिंग स्टोरी होगी हाइसू और उसके हस्बैंड की। खैर तो इसके बाद हम आते हैं आरी पर एंड ये हरामखोर अपनी वाइफ को छोड़कर उसके पास आ गया होता है। देन इसके बाद हमें हाइसू दिखाई जाती है एंड इस टाइम पर उसको अपने सो कॉल्ड हस्बैंड की शर्ट के कॉलर पर किसी लड़की की लिपस्टिक के निशान दिख गए होते हैं, जो देखने के बाद उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। देन हम वापस आते हैं आरी और इस हरामखोर मिर्चियोल पर एंड वो इस टाइम पर बस इससे डिनर का ही पूछ रही होती है। ये सीधा उसको लेकर कार में घुस जाता है एंड फिर तो So good. खैर ये हरामखोर यहाँ पर ये सब कर रहा है। वहीं हाइसू वो बेचारी को टेंशन हुई पड़ी है कि भाई ये निशान कहाँ से आ गया इसके ऊपर। इस टेंशन के हमारे बेचारी के हाथों से गिलास अलग टूट जाता है और हाँ ये गिलास उसने अपनी शॉप में तोड़ा है। इस टाइम पर हाइसू अपनी शॉप के अंदर ओवरनाइट कर रही होती है। खैर तो अभी हाइसू टूटे हुए गिलास के टुकड़े बीनने लगती है एंड बीनते हुए वो अपने सो कॉल्ड हस्बैंड के लिए पॉजिटिव वे बना रही होती है अपने माइंड में कि जरूर कोई एम्प्लॉय आकर टकरा गई होगी और उसी के लिपस्टिक के निशान उसके कॉलर तक पहुंच गए और इसी तरीके के वो और भी कई पॉजिटिव वे ढूंढ रही होती है बिकॉज उसका हस्बैंड तो उसको चीट कर ही नहीं सकता। खैर ये सब थियरीज बनाकर वो वापस से काम पर लग जाती है एंड तभी वो सुनते हैं कि उसके सामने जो कस्टमर खड़ी है वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही है एंड उसके फ्रेंड के हस्बैंड ने उसको चीट कर दिया होता है। और तो वो उसे बोल रही होती है भाई मुझे तो तेरे पति पे पहले ही शक था बिकॉज तेरे बच्चे नहीं है एंड जिन कपल्स के पास बच्चे नहीं होते वो लोग एक दूसरे से चीट करते ही है, इसीलिए आप रोना धोना बंद कर और सीधा डाइवोर्स पेपर मुंह पर मार दे उसके। और ये सब देखने का हाइसू का कुछ ऐसा रिएक्शन हो रहा होता है बिकॉज बच्चे तो उसके भी नहीं है। उसके बच्चे क्यों नहीं है हमें इसके थ्रू पता चलता है कि हाइसू इसलिए प्रेग्नेंट नहीं हो सकती बिकॉज उसकी बॉडी बहुत ही कमजोर है और इस चीज का दर्द उसे हमेशा रहता है। बट फिर भी उसे यकीन है कि उसकी लाइफ उसके सो कॉल्ड हस्बैंड के साथ अच्छी रहेगी और वो उसे चीट नहीं करेगा। अभी हाइसू बस यही सब सोच रही होती है कि तभी एक बाइकर हाइसू के कन्वीनियंस स्टोर में एंटर करता है एंड वो आकर कुछ खरीद नहीं रहा होता, बस हाइसू को ही घूरे जा रहा होता है बिकॉज उसका काम ही यही है और वो और कोई नहीं है बल्कि अपना टाई यही है। अभी टाया पता नहीं क्यों उसको लिख कर बताता नोट में कैन आई कॉल यू नूना, जिससे ऐसा समझ में आया था कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि इसी का आशिक है। हाइसू उससे पूछते भाई ये हेलमेट क्यों पहन कर रखा था एंड इसे मैं काम कर रहा हूँ इसीलिए। हाइसू क्या मतलब कोई डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हो क्या? इसे हाँ कुछ बेचता है। देन हाइसू उसके लिए थोड़ी केयर करती है कि जरा ध्यान से मोटरसाइकिल डेंजरस हो सकती है, जिसके बाद उसको टीच करने का मौका मिल जाता है कि इसका मतलब तुम्हें मेरी टेंशन हो रही है। देन हाइसू उसको कोने में जाकर खड़ा होने को बोल देती बिकॉज अभी तक उसकी छुट्टी नहीं हुई है एंड ये साला करता भी वैसा ही है, अपना हेलमेट उठाता है और ऊपर करके खड़ा हो जाता है कोने में। हाइसू भी लाइक भाई ये बंदा तो बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है। फिर आगे इनके बीच में थोड़ी और बातें होती हैं। इस बीच हमें पता चलता है कि जब इसका सो कॉल्ड हस्बैंड कार में शुरू होने वाला था उस टाइम पर ये भी वहीं था और उसी के ऊपर नजर रखे था और बस यही रीजन है कि ये इसके पास आया है बिकॉज बहुत जल्द ये इसको इसके हस्बैंड से छुटकारा दिलवाने वाला है। अभी हम देखते हैं कि ये हाइसू के कुछ ज्यादा ही क्लोज आकर खड़ा हो गया होता है, लाइक फ्रेंड्स इतने क्लोज आकर खड़े नहीं होते मैं तुम्हें बता दूं। खैर अभी हाइसू इसकी टेंशन ले रही होती है, इसने हाइसू को बताया होता है कि इसकी फैमिली ज्यादा अमीर है नहीं, इस चक्कर में इसको काम करना पड़ता है और क्योंकि वो भूखा भी है तो हाइसू उसको कुछ खाने को भी बोल देती है कि यहीं से कुछ उठाकर खा ले, पैसे वो दे देगी। इसे तरह कोई बात नहीं, खाने लायक तो मैं कमा ही लेता हूँ। इसके बाद वो हाइसू से उसकी फेवरेट चीज खाने के लिए मांगता है कि जो भी चीज उसको यहाँ पर खाने में सबसे ज्यादा पसंद है वो इसको दे दे। और तभी हाइसू की नजर उसके हाथ पे बने हुए टैटू पे पड़ती है। हाइसू की ये क्या है एंड तुम जरा देखना इस बीच ये लोग कितने क्लोज है, नहीं साला की घुस ही जाएगा क्या उसके अंदर। खैर इसके बाद वो हाइसू का अपना टैटू और दिखाता है और उसे बोलता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं ऐसा हटवा सकता हूँ। बट हाइसू ने उसके टैटू पे ध्यान नहीं दिया बल्कि उस टैटू पे जो स्कार है उस पर ध्यान दिया है। वो उससे पूछती है स्कार्स कैसे एंड ये कैसा क्लोजअप है भाई फ्रेंड्स इतने क्लोज आकर बात नहीं करते। और तो इस बीच मैंने एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस कर ली कि इसके हस्बैंड ने बिल्कुल सही बोला था कि इसके हारी से भी ज्यादा बड़े। खैर तो अभी हमें टाया का पास का बस एक छोटा सा पैनल दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि टाया के हाथ में जो टैटू है इस पर जो स्कार है वो उसने खुद ही ने बनाए एंड इस पे लिखा हुआ है द रूट ऑफ द सफरिंग इज अटैचमेंट। क्या मतलब अटैचमेंट दुख की जड़ है? पता नहीं। अभी हाइसू इससे पूछ रही होती है तूने खुद से करा है एंड ये कुछ आंसर नहीं कर रहा होता, इस वजह से वो समझ जाती है कि हाँ इसी ने करा है, जिस वजह से हाइसू को काफी बुरा लग रहा होता है। जिसके बाद ये उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आरे फिर भी इसकी टेंशन कम नहीं करती बिकॉज उसको पता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। बट अभी के लिए हाइसू उससे कुछ नहीं बोलती है बल्कि वो उसको खाने के लिए कुछ निकाल कर दे देती है। वो खाना खाता और खाने खाते हुए भी वो साला उसी को ही देख रहा है। भाई कभी तो एक तरफ फोकस कर लिया कर। वेल मैं गलत बोल रहा हूँ, एक ही तरफ फोकस है उसका, शुरू से लेकर अभी तक बस एक ही तरफ फोकस है उस हरामखोर का। खैर अभी हमें हाइसू के मन के बात पता चलती है कि टाया के आने से उसको काफी खुशी मिल रही है बिकॉज उसके हरामखोर हस्बैंड की वजह से उसका पहले से मूड ऑफ था। टाया ने यहाँ पर आकर समाऊ पता नहीं बट उसका मूड अच्छा कर दिया है और तब भी उसको उसके वो स्कार की ही टेंशन हो रही होती है और इस टाइम पर ये यही सोच रही होती कि ये बंदा बिल्कुल एक पजल की तरह है जिसका नाम भी
ही अजीब है। और अब जाकर हमें पहली बार इसका पूरा नाम बताया जाता है, टाइहा बियोम। एंड ये चौथा बंदा है जिसका नाम मैंने अभी तक बियोम सुना है। जिन लोगों ने मेरे पास डेविड एटनबरो हाई स्कूल पढ़कर रखी है उन्हें पता होगा कि और कौन से बियोम के मैंने नाम सुन रखे हैं। खैर, तो इसके बाद हम आते हैं इसके वही हरामखोर हस्बैंड पर, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड से बोल रही होती कि आई विश हम लोग शादी कर लें। एंड तो इस हरामखोर का एक्सप्रेशन देखना जरा, इसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज ऑलरेडी एक वाइफ है उसकी। खैर, तो अभी शादी को लेकर इनके बीच में थोड़ी और बातें होती है। वो इससे यही बोले जा रही होती कि हम शादी कर लेंगे। एंड ये हरामखोर भी टालने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। और तो इस वजह से हरामखोर के दिमाग में कुछ बातें भी आती हैं कि आरी जरूर एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती है बिकॉज उसके पास कार भी और काफी एक्सपेंसिव कपड़े भी। और तो इसके अंदर परफ्यूम जैसी खुशबू भी आती है जो कि इसकी वाइफ में से बिल्कुल नहीं आती है इसको। फिर आगे चलकर आरी से बोलती है भाई तुम शादी करने भी वाले हो या नहीं। एंड ही सेड हाँ करने तो वाला हूँ। देन शी आस्क्स कि भाई कैसी फैमिली चाहिए फिर तुम्हें। देन वो बताता है कि उसको एक अच्छा सा अपार्टमेंट चाहिए जो कि अच्छी खासी हीट जनरेट करता हो। देन एक बड़ी सी कार जो कि फैमिली के लिए काफी हो। इन द लास्ट एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची जो कि मेरे और मेरी वाइफ की तरह हो। जो तुमने कहा उससे बोलती है तो तुम्हें डेट भी बनना है। एंड गलती से उसके मुंह से निकल जाता आई डिड, यानी कि इसने ट्राई किया था। जो तुमने कहा इससे एकदम से पूछती कि भाई क्या मतलब है इसका। देन हमें वही बातें बताई जाती हैं जो हमें थोड़ी देर पहले बताई गई थी कि ये बाप इसलिए नहीं बन पाया बिकॉज हाइसू की बॉडी एक बच्चे के लिए केपेबल नहीं थी, यानी हाइसू की बॉडी बहुत वीक थी। बट आरी के लिए तो वो कोई से बहाने बना देता है और उसका काम हो जाता है। भाई आरी वो अपने मन में बोल रही होती है कि आई प्रोमिस तुम्हारा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। देन इसके बाद हम आते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग के रूफटॉप पर जहाँ पर अपना टाइया खड़ा होता है। एंड इस बीच हमें इसका एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि इसने अपने गार्ड या सेक्रेटरी जो भी है उससे पूछा था अपना हाथ दिखाकर कि तुम्हें किसकी तरह दिखता है। एंड ये आंसर्ड कि सर ये तो मुझे बस एक टैटू लग रहा है और कुछ नहीं, जिसपे किसी तरह की बुद्धिस्ट कहावत लिखी हुई है। जो तुमने कहा ये स्माइल करते हुए बोलता है अच्छा तो ये तुम्हें टैटू की तरह दिख रही है। वेल ये स्माइल इसलिए कर रहा है बिकॉज हाइसो ने इसके टैटू पर ज्यादा फोकस नहीं किया था बल्कि उसने इसके स्कार पर फोकस करा था और वो ये कर पाई बिकॉज उसकी लाइफ में भी कुछ ज्यादा अच्छा हुआ नहीं है। एंड ये बात ये भी समझता है इसलिए ये अब हाइसो को खुद देखना चाहता उसके पति से उसको अलग करके। और तो इसका ये काफी वक्त से वेट भी कर रहा है बट अब इससे वेट नहीं हो पा रहा है। ये बस चाहता है कि जल्दी जल्दी उस मक्खी को दूध से निकाल कर फेंक दिया जाए। एंड इसके बाद ये खुद ही के मन में कुछ और भी बातें करता है, ज्यादा कुछ खास सुनने के लिए है नहीं, बस वही अटैचमेंट और सफरिंग वाली बातें। इसलिए सीधा स्किप मारकर हाइसू पे चलते हैं। हम देखते हैं कि हाइसू कहीं रास्ते में होती है तभी इसको वहाँ पर वो बंदा मिल जाता है सामने जिसने रेस्टोरेंट में इससे माफी मंगवाई थी। हाइसू उसे पहचान लेती है, वो हाइसू को पहचान लेता है। एंड वो हाइसू को देखते ही डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। हाइसू भी है ये क्या था। देन इसके बाद ये घर चली जाती है जहाँ पर इसका पति ऑलरेडी सो गया होता है। हाइसू को लग रहा होता है कि ज्यादा काम कर लिया इसलिए थक गया होगा। वेल सही लग रहा है उसको, उन्होंने काम तो बहुत करा है। फिर अभी हाइसू सोने जा रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसके हस्बैंड में किसी आरी नाम की लड़की का कॉल आ रहा है। और तो वो पहचान लेती कि ये वही लड़की है जो कि उस टाइम पर अम्ब्रेला में इसके साथ थी। जो देखकर हाइसू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई कोई लड़की इतनी रात को उसके हस्बैंड को कॉल क्यों लगा रही है। देन वो नेक्स्ट डे काम पर चली जाती है और काम पर जाने के बाद भी उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि भाई एक लड़की का कॉल इतनी रात को उसके हस्बैंड को क्यों आया था। वो कॉल उठाना तो चाहती थी बट फिर उसे लगा कि अगर वो कॉल उठाएगी तो इसका मतलब वो अपने हस्बैंड पे शक कर रही है। बट फिर भी उसके दिमाग में ख्याल चलते रहते कि इतनी रात को कोई लड़की कॉल कैसे कर सकती है। और तो वो कॉल उसको बार बार आया होता है, इस वजह से इसके दिमाग में ये सारे ख्याल चल रहे हैं। और इसी के चलते वो पूरी रात खुद को दिलासा ही देती रही कि बस काम के लिए ही आया होगा और कुछ नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी जो कलीग होती है वो उसको अपनी कजिन का फोटो दिखा रही होती है कि उसने शादी कर ली है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश है। तभी वो हाइसू से बोलती कि अरे हाँ तेरी भी तो शादी हो गई है, तो तेरी भी मेकअप में फोटो होगी और तू अपने हनीमून पे कहाँ पर गई थी एंड तेरी ड्रेस कैसी दिखती थी। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछ के वो उसको थोड़ा सा एम्बेरेस फील करा देती है बिकॉज उसकी शादी तो कोर्ट में हुई थी इसीलिए। भला उसे क्या मालूम कि ये सब क्या होता है, यानी मालूम तो होगा बट वो सब उसको थोड़ी ना मिला है। और रही बात हनीमून की और खाने पीने की, तो वो सब भी इस हरामखोर ने इसी के पैसों से करवाया था, यानी जो खाने का खर्चा था ना वो पूरा हाइसू ने ही दिया था। और तो शादी से लेकर अभी तक ये बस हाइसू के टुकड़ों पर ही पलता आया है। ये जो उसको जॉब लगी है ना ये अभी जाकर लगी है। खैर तो वो छोटे मोटे पल ही सही बट हाइसू उस टाइम पर खुश थी। और तो उसका वो हरामखोर हस्बैंड ये भी बोलता है कि एक बार हमारी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी हम दर ढंग से शादी कर लेंगे, जिसमें तुम अच्छी ड्रेस भी पहनोगी, एक अच्छी रिंग भी पहनोगी प्योर डायमंड की, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरीके के झूठे ख्वाब दिखाता है उसको। और हाइसू वो झूठे ख्वाबों के सहारे भी खुश थी कि हाँ एक दिन तो पूरे होंगे ही ना वो, बट यू नो व्हाट वो अब कभी पूरे नहीं होने वाले, तुम्हें पता चलेगा अभी। खैर तो अब हम आते टाइहा पे, जिसने हाइसू को इस टाइम पर काफी सारे मैसेज कर दिए होते हैं और अभी तक उसमें से किसी एक का भी रिप्लाई नहीं मिला है। इसलिए उसे टेंशन हो रही होती है कि भाई मैं एक कदम आगे बढ़ आ रहा हूँ तो पता नहीं क्यों 2 कदम पीछे अड़े आ रहा हूँ। खैर इसी बीच उसका जो बॉडीगार्ड जो भी है उसका वो आकर उसकी सिगरेट जलाने का ट्राई करता है। तभी टाइहा उसको बताता है कि उसके मुंह में सिगरेट नहीं बल्कि लॉलीपॉप है, जिस वजह से बेचारे का दिल टूट जाता है बिकॉज उसका सपना पूरा नहीं हो पाया। और उसका हमेशा से सपना ये था कि किसी दिन वो अपने बॉस के लिए सिगरेट जलाए, लाइक माफिया मूवी। इसलिए टाइहा उसको बोलता है तू टेंशन ना ले, मैं तेरा सपना पूरा करूंगा, ले लॉलीपॉप जला ले। सर ये क्या कर रहे हो यार, आपने तो मेरा सपना ही तोड़ दिया। खैर तो इसके टाइहा उससे बोलता है कि भाई मैं पहली बार तुझे यहाँ पर देख रहा हूँ। वो उसे बताता है कि उसको अभी अभी असाइन किया गया है। तभी टाइहा उससे एक वेट सा क्वेश्चन पूछता है कि भाई तुझे बॉडी के टुकड़े टुकड़े करना तो आता है ना। उसके मुंह से निकल जाता है ये सर आई मीन क्या मतलब आपका सर। टाइहा से मैं भी तुझे करना पड़ जाए। वेल ये था क्यों कह रहा है बिकॉज इसके सामने एक
रुकावट खड़ी हुई है और वो है हाइसू का हस्बैंड। तभी वो बंदा उसे बोलता है कि सर मुझे नहीं मालूम था कि ये सब भी मेरी जॉब का एक हिस्सा होगा, मुझे तो ना बताया गया, और तो सर मैं इतना एक्सपीरियंस भी नहीं हूँ। तभी आगे वो बोलता है सर अगर आप मुझे छुड़ा पाओ तो मैं अपना बेच देने का ट्राई कर सकता हूँ। तभी टाया से अरे भाई मैं मजाक कर रहा था रिलैक्स। तभी वो बंदा अपने दूसरे साथी से बोलता है अरे यार देख कर लग नहीं रहा था यार ये मजाक कर रहे हैं। एंड ही भी लाइक हाँ भाई तूने उनके फेस का एक्सप्रेशन देखा था। तभी फिर अगेन की हमें सच में तो किसी को नहीं मारना पड़ेगा ना, है ना। सेकंड वन से किसे पता भाई कुछ भी हो सकता है। आगे वो बोलता है भाई कुछ भी कहो यार ये डरावना तो था। और एक बात तो है ये चेयरमैन से कितना मिलते जुलते हैं यार। हाँ वेल चेयरमैन से ही नहीं बल्कि इसके अंदर ट्रिपल रोल है, एक इसका बाप, एक ये और एक इसका भाई। तीनों में कोई भी फर्क नहीं है, इवन इनका बाप तक इसी की उम्र का लगता है भाई। खैर तो इसके बाद हम आते हैं हाइसू के रेस्टोरेंट पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक और बंदी को उसके हस्बैंड ने चीट कर दिया होता है। और तो बोल रही होती है सब कुछ अचानक से हुआ कि उसके हस्बैंड ने लेट नाइट तक काम करना शुरू कर दिया। बाद में उसे पता चला कि वो लेट नाइट तक काम नहीं करता था बल्कि वो टाइम वो किसी और बिच के साथ हुआ करता था। और क्योंकि ऐसा ही हाइसू के साथ भी हो रहा है तो वो भी रिलेट कर पा रही होती है इस चीज से। हाइसू को अभी अपने हस्बैंड के सारे मोमेंट याद आ रहे होते हैं कि कैसे उसने अपने हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ देखा। उसके बाद उसको बहुत सारे कॉल एंड मैसेजेस भी आना शुरू हो गए, इवन उसकी कॉलर पर तक लिपस्टिक का निशान था। अभी यही सब कुछ सोच सोच के हाइसू का दिमाग खराब हुआ जा रहा होता है कि अगर वाकई में उसका हस्बैंड उसको चीट कर रहा है तो फिर वो क्या करेगी। और यही सब कुछ सोचने की वजह से उसके सीने में तक दर्द होने लगता है। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं इस चीज से मैं क्यों रिलेट कर पा रहा हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। फिर अभी हाइसू को इस तरीके से देखकर उसका बॉस से पूछता है कि भाई क्या कोई प्रॉब्लम है। हाइसू सेज कि आई एम सॉरी बट आज मुझे थोड़ा जल्दी छुट्टी चाहिए बिकॉज मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जिसके बाद उसका बॉस उसको जल्दी छुट्टी दे देता है। छुट्टी होते ही हाइसू सीधा मिंचुअल के ऑफिस की तरफ भागती है। और अभी हाइसू के दिमाग में यही चल रहा होता है कि उसे मिंचुअल से पूछना ही होगा कि आखिर वो लिपस्टिक का निशान किसका था, वरना उसे चैन नहीं मिलने वाला। इसके बाद हाइसू सीधा मिंचुअल के ऑफिस पहुंचती है, जहाँ पर उसे एक बंदा पूछता है कि भाई क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो। एंड वो उसे बता देती है मिंचुअल को ढूंढ रही है। देन ही आस्क कि तुम मिंचुअल को कैसे जानती हो। देन थोड़ा हेजिटेट करने के बाद वो उससे बोलती है बिकॉज आई एम हिज फैमिली। और तो उसको घंटा समझ में नहीं आता कि ये क्या कहना चाह रही है, बट वो उसे मिंचुअल का पता बता देता है। एंड जैसे हाइसू मिंचुअल के ऑफिस में एंटर करती है आरी भी उसे देख लेती है। और जैसे मिंचुअल को ये पता चलता है कि उसकी वाइफ वहाँ पर आई है, वो हाइसू का हाथ बहुत ही टाइट पकड़कर उसको ऑफिस के बाहर ले जाता है। और तो हाइसू उसे बोल रही होती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बट इस हरामखोर को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो हाइसू को सीधा दीवार से चिपका देता है एंड सेज व्हाट द हेल इज दिस। क्या तुम्हारे पास कोई रीजन है जो तुम यहाँ पर आकर बेवजह का सीन खड़ा कर रही हो? चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं, तुम यहाँ पर क्यों आई हो बताओ मुझे। हाइसू रोते हुए उससे बोलती है तुम मुझे डरा रहे हो। एंड ही भी लाइक हाँ मैं तुझे डरा रहा हूँ। और इसके बाद ये हरामखोर उसको और सुनाना शुरू कर देता है। और वहीं हाइसू के अंदर ये चल रहा होता है कि काफी वक्त बाद वो इस तरीके से डरी है। अभी हमें एक पैनल दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं सामान बिखरा पड़ा है और हाइसू डर रही है किसी से, बट शेडो देखकर साफ समझ में आ रहा है कि वो इसका हस्बैंड ही है। और अगर वो कोई और है तो मुझे पता नहीं। खैर अभी इसका हस्बैंड बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर सब पूछ रहा होता है कि भाई मुझे जवाब दे तू यहाँ पर क्यों आई है। देन फाइनली हाइसू से बताती है कि मैंने तुम्हारी कॉलर पर किसी के लिपस्टिक का निशान देखा और वो मेरा नहीं है और बस मुझे यही जानना है, इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। और बस ये सुनते इसके पति का गला सूखना शुरू हो जाता है। बट मैंने तुम्हें बताया था ना कि हराम को बहानेबाजी में एक नंबर है। ये हराम को रास्ते हुए हाइसू से बोलता है तो तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम पे चीट कर रहा हूँ। ओ हाइसू यू आर सो डिल्यूजनल। हाइसू भी क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब नॉर्मल लोग इतनी छोटी सी बात पर लड़ाई झगड़े नहीं करते, खासकर इसी डैम शर्ट के ऊपर तो बिल्कुल नहीं। अच्छा बहन के। खैर आगे थोड़ा सा सोचने का नाटक करते हुए बोलता है कि काफी वक्त हो गया तुम्हें ठीक से याद नहीं, बट कोई तो था जो मुझसे आकर टकरा गया था बस। इसके बाद वो सीधा अंदर चला जाता है और तो उससे ये भी बोलता हुआ जाता है कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे यहाँ पर। इसके बाद हाइसू भी वहाँ से चली आती और तो इस टाइम पर वो काफी ज्यादा उदास है बिकॉज उसने अपने पति पे शक किया। बस इसी सोच में हाइसू अपने घर को जा रही होती तभी वो एक कपल से टकरा जाती है। एंड जो लेडी होती है वो हाइसू को इस तरीके से चलता हुआ देखकर ये बोलने लगती है कि पता नहीं इस बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ होगा जो वो इस तरीके से चल रही है। एंड उसका जो हस्बैंड या बॉयफ्रेंड जो भी है हाँ वो सब तो ठीक है बट उसे देख कर तो चलना चाहिए कि वो कहाँ चल रही है। एंड उसके ऐसा बोलती टाया उसको टक्कर मार देता है और टाया की इतनी हल्की टक्कर लगती वो बंदा टाया से बोलता है भाई तो तूने क्या अपने कपड़ों में कोई आर्मर मार्मर पहन रखा है क्या? और तभी टाया अपनी सो कोल्ड आवाज में उससे बोलता है कि बेटा देख कर चल कहाँ चल रहा है तू। एंड इसके बाद वो सीधा हाइसू के पीछे पीछे निकल लेता है। और तो इस टाइम पर भी इसके मन में यही चल रहा होता है कि भाई मैं जितना इसके क्लोज जाने का ट्राई करता हूँ उतना ही मैं इससे दूर होता जाता हूँ। अभी टाया इसके बहुत ही क्लोज चल रहा होता है बट वो टाया को पलट कर तक नहीं देखती है। इस वजह से टाया को काफी बुरा लगता है। देन टाया के मन में काफी सारी बातें चलने लगती हैं, जैसे कि वो इसके लिए क्या फील करता है वो इससे तो छुपा कर रखा, बट अंदर ही अंदर उसे उम्मीद थी कि हाइसू उसकी फीलिंग्स को नोटिस जरूर करेगी। इस टाइम पर टाया बिल्कुल खुद को ऐसा फील कर रहा होता है जैसे कि मून किसी गुमशुदा प्लेनेट के चक्कर काटे जा रहा है एंड वेट कर रहा है कि कब उस प्लेनेट के ऊपर रोशनी आएगी। अभी हम देखते हैं कि इस टाइम पर स्नोफॉल भी होना शुरू हो गई होती है और साथ ही टाया को भी हाइसू की और ज्यादा टेंशन होने लगी है, जिस वजह से उसने हाइसू को काफी सारे
मैसेज तक कर दिए होते हैं, बट हाइसू उसके सामने रहकर भी एक मैसेज को भी पिक नहीं कर रही है, जो देखकर टाया को समझ में आ जाता है कि वो इस टाइम पर इतनी सैड है कि उसे फील तक नहीं हो रहा है कि स्नोफॉल हो रही है। इवन वहीं खड़े खड़े बारिश तक होने लगती है। व्हाट द हेल, क्या मतलब भाई, ड्रॉ करना तुम्हारे हाथ में, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बनाए जाओ, बस बनाए जाओ। खैर तो काफी तेज बारिश हो रही होती है, बट इतनी तेज बारिश में भी हाइसू बस घर के बाहर ही खड़ी होती है। उसे फील ही नहीं हो रहा होता है कि बारिश हो रही है, बिकॉज वो इस टाइम पर किसी और ही ख्यालों में, और वो है इस हरामखोर के। अभी हम देखते हैं हाइसू इतनी बारिश में वहीं जमीन पर बैठकर रोना शुरू कर देती है, बिकॉज उसे लग रहा होता है कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, जो देखकर टाया को काफी बुरा लगता है और वो भी अपना अम्ब्रेला नीचे रख देता है और भीगने लगता है इस उदासी भरी बारिश में। और तो इस टाइम पर टाया को अपने वो पुराने मोमेंट भी याद आने लगता है हाइसू के साथ बिताए हुए, और वो यही बोल रहा होता है कि आखिर मुझे कब तक प्रिटेंड करना पड़ेगा एक अच्छा बच्चा बनकर। टाया अभी अपने मन ही मन में बोलता है कि हाइसू, मैं कोई अच्छा बच्चा नहीं हूँ, मैं बस एक बेवकूफ हूँ जो बस खड़े खड़े वेट कर रहा है कि पता नहीं तुम्हारी सफरिंग कब एंड होगी, बट आज ये मेरा आखिरी दिन है कि मैं तुम्हें बस ऐसे खड़ा होकर रोते हुए देखूंगा। वेल, इसका क्या मतलब है वो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। खैर तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे हाइसू की फ्लावर शॉप पर, और तो हम देखते हैं कि रो रो कर हाइसू की आंखें सूज गई होती हैं, और अभी क्योंकि फ्लावर शॉप ओपन होने में 10 मिनट बाकी होते हैं, इसलिए हाइसू थोड़ी देर के लिए अपनी कलीग को बोलकर बाहर चली आती है। और तो अब भी हमें बताया जाता है कि इसकी जो कलीग है उसका नाम हुआ जी होंगे, बट मैं इसे कलीग ही बोलने वाला हूँ बिकॉज मुझे नहीं लेना इतना पेचीदा सा नाम। खैर तो हाइसू बाहर आकर पता नहीं फोन पर क्या कर रही होती है, बट इस टाइम पर उसको मिंचुअल की टेंशन है बिकॉज वो लास्ट नाइट घर पर नहीं आया होता है, और तो कुछ ही दिनों में इनकी मैरिज एनिवर्सरी भी आने वाली है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा इन दोनों का तो डाइवोर्स हो चुका है, तो मैरिज एनिवर्सरी किस बात की। खैर तभी अपना लोंडा वहाँ पर कॉफी लेकर आया था उसके लिए, एंड से क्या बात है भाई, कोई काम चोरी कर रहा है, एंड ये बोलते ही वो उसकी आंख में उंगली दे देता, भाई ये हरकत कौन करता है यार। खैर तो तभी आइसो से बोलती भाई मैं काम चोरी नहीं कर रही हूँ, वो तो बस अभी स्टोर ओपन नहीं हुआ है, एंड ही भी हाँ मुझे तुझ पे यकीन है, ये ले मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आया, अब जल्दी पी ले इससे पहले वो ठंडी हो जाए। आगे वो बोलता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना हाइसू, मतलब, एंड ही से वो मुझे लगा कि मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ पर अचानक से आ गया ना तो तुम मुझे डांटोगी, अगर ऐसा है तो क्या मैं फिर से कॉर्नर में जाकर खड़ा हो जाऊँ। अरे ना ठीक है, तो ये डांटना मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी बर्बाद करना। देन हाइसू थोड़ा सा ब्लश करते हुए उससे बोलती है क्या तुम्हें ये सब पसंद है। क्या मतलब तुम्हारा। देन हाइसू से वो क्या है ना, तुम्हें पता होगा कि कुछ लोगों को डांट खाने में मजा आता है, जो सुनते ही टाया बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। हंस क्यों रहा है, ये बहुत ही सीरियस क्वेश्चन था, एंड ये बोलते हुए हमें हाइसू का एक बहुत ही क्यूट लुक दिखाया जाता है। तभी टाया उससे सीरियस होकर बोलता है कि मुझे वैसे तो डांट खाने में मजा नहीं आता है, बट अगर तुम कहो तो मुझे वो भी पसंद है, जिसके लिए मैं बिना बताए भी आता रहूंगा। हाइसू से जैसा तुम्हारी मर्जी, बट हाँ वेडनेसडे को मत आना। देन वो उसे बताती है कि उस दिन उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है, जो सुनने के टाया के फेस का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है बिकॉज उसे पता है कि ये दोनों का ही डाइवोर्स हो चुका है, इसलिए टाया उससे एक बात बोलता है जान पूछ के, बिकॉज इस पर उसको हाइसू का रिएक्शन देखना है। अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड होता तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि मेरी वाइफ किसी को टेक्स्ट कर रही हो, और तो मुझे ये भी पसंद नहीं आता कि मेरी वाइफ को कोई और पिकअप कर रहा हो और मेरी वाइफ किसी और के अम्ब्रेला के नीचे, और ये भी कि कोई और ही उसको मेरी जगह कॉफी खरीद कर दे रहा हो। मैं तुम्हें बता दूं मुझे तो ये सब बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। आर यू श्योर वो तुम्हारा हस्बैंड ही है ना। देन हाइसू से शायद तुम्हें ये अपनी एज में रियलाइज नहीं हुआ है, बट अडल्ट ये सब चीजें अपने कोवर्कर एंड फ्रेंड के साथ करते रहते हैं। खैर कुछ भी हो, तू वेडनेसडे को मत आना। जो सुनने के हराम को बोलता है ठीक है कोई ना, उस दिन मैं तुम्हें टेक्स्ट कर लूंगा। भाई ये इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। खैर आगे चल के उससे बोलता है ठीक है मजे करना तुम अपने हस्बैंड के साथ, एंड ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। तो अब पूरे 1 घंटे की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा ज्यादा ही हो गई है, और 1 घंटे की वीडियो के अंदर मैंने 16 चैप्टर्स कवर करे, 16 भी नहीं 16.5 मेरी लैंग्वेज में, और अब बस बचे हैं 4.5 चैप्टर, जो कि मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि भाई 10 मिनट के अंदर इसको निपटाना ही है, बिकॉज मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता हूँ। ऑलरेडी 1 घंटे की हो चुकी है, 10 मिनट और दे दूंगा। तो अब तुम्हारा भाई इन 10 मिनट के अंदर 4.5 चैप्टर्स निपटाने वाला है विद क्लियर एक्सप्लेनेशन। तो चले देखते तुम्हारा भाई ये कर पाता है या नहीं। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है इसके हस्बैंड पर, जो कि इस टाइम पर आरी के साथ होता है, एंड इस टाइम पर आरी अपने फ्रेंड की कही हुई कुछ बातों को याद कर रही होती है, जहाँ पर पहले तो आरी उसके आगे मिंचुअल की कुछ ज्यादा बड़ाई कर रही होती है, मिंचुअल ऐसा मिंचुअल वैसा, इतना स्टेमिना है उसके पास। जो सुनने के बाद उसको काफी बुरा लगता है, शी बी लाइक मुझे ये सब नहीं जानना था। आगे वो आरी से बोलती है कि भाई अगर वो इतना ही परफेक्ट है तो ये थोड़ा अजीब नहीं है कि वो 33 इयर्स की एज में भी अभी तक सिंगल है, और वही बात अभी आरी को चुभ रही होती है, और इसीलिए फिर वो मिंचुअल को उसको उसके घर ले जाने को बोलती है। जो सुनने के बाद ये हराम को बहाने देना शुरू कर देता है, और तो इसके मन में लालच भी आ रहा होता है कि भाई आरी इतने तगड़े अपार्टमेंट के अंदर रहती है तो इसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना बहुत सही बात होगी। बट फिर इसको हाइसू का भी ख्याल आने लगता है कि भाई वो क्या करेगी मेरे बिना, और तो साला ये तक बोल रहा होता है कि क्या उसको पता भी है कि लव कैसे किया जाए। खैर तो इसकी यही सब सोच के बीच में आरी से बोलती है भाई तुम मेरी सुन भी रही है या नहीं सुन रहा, जिसके बाद ये सीधा आरी को दबोच लेता है। so good. खैर तो अब ये थोड़ा बहाने बनाता कि भाई मैं वहाँ पर इसलिए नहीं ले आ रहा बिकॉज मैं अपने रिलेटिव के साथ रहता हूँ, और तो वो जगह भी बहुत बेकार है, तो मैं पसंद ना आने वाली। आगे वो उसे बताता कि मेरे पेरेंट्स भी नहीं है, ना मेरा कोई कॉलेज से डिप्लोमा है, मेरे पास कुछ नहीं है। जो सुनने के बाद आरी थोड़ी सी स्पीचलेस
हो जाती है, बट अगले ही मोमेंट पर वो सीधा उससे लिपट जाती है एंड सेज कि मुझे सब चलेगा सब। इस चीज की उम्मीद मिंचोल ने बिल्कुल नहीं की थी और अब ये आरी को अपने घर ले आने के लिए मान भी जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है इसके घर पर, जहाँ पर आइसो इसे पूछती है कि भाई आज तो बिजी है एंड ये मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। जिसके बाद उसको थोड़ा सा बुरा लगता है बिकॉज उसके हस्बैंड को आज का दिन याद ही नहीं है, बट शी डिसाइड कि वो दिन के बीच में एक और बार उससे पूछेगी। इसके बाद वो सीधा काम पर निकल जाती है, जहाँ पर वो हमेशा की तरह काफी लगन से काम करती है एंड एक शिफ्ट खत्म करने के बाद वो मिंचोल को मैसेज भी करती है एंड इतने मैसेजेस के बाद फाइनली हम उसको रिप्लाई करते हुए देख पा रहे होते हैं। और तो उसमें भी उसने यही रिप्लाई किया है कि वो आज देर तक काम करने वाला है एंड आइसो से भी यही पूछता है कि वो भी देर तक काम करने वाली है ना, एंड आइसो से स्माइल करते हुए हाँ में रिप्लाई करती है। देन आइसो वहां से निकल लेती है अगले शिफ्ट के लिए एंड हम देखते हैं कि टाया का बंदा उसके ऊपर नजर रखे हुए। देन उसी टाइम में सीन शिफ्ट होता है मिंचोल और आरी के ऊपर। इस टाइम पर मिंचोल आरी को अपने घर लेकर जा रहा होता है, जिस वजह से आरी भी काफी खुश है कि फाइनली मिंचोल उसको सीरियस ले रहा है। देन इनके बीच में थोड़ी बहुत प्यार वाली बातें होती हैं एंड ये एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर को निकल लेते हैं एंड उसी बीच हम देखते हैं कि टाया भी चुपके से इन्हीं पे नजर रखे हुए एंड अब फाइनली टाया को मौका मिल गया है दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंकने का, इसलिए फिर वो अपने बंदे को फोन लगाकर एक नई आउटफिट तैयार करने को बोलता है। देन हम आते हैं मिंचोल और आरी पर, जो कि फाइनली घर को आ गए होते हैं और तो आरी शॉक्ड है कि भाई इतना घटिया सा घर इतना साफ कैसे। जिसने मिंचोल मनी मन में हाइसो को थैंक्स बोल रहा होता है बिकॉज वही ये सब करती है। खैर तो बस इनके बीच में इतनी ही बातें होती हैं एंड फिर ये दोनों लग जाते हैं। तो अभी लोगों का और चलेगा। अभी के लिए हम आते हैं टाया पर, जो कि रेडी हो गया होता है इसका पर्दाफाश करने के लिए। अभी के लिए टाया सबसे पहले किसी कन्वीनियंस स्टोर में जाकर बहुत सारे हैंड वार्मर खरीद लेता है, जो कि 50 के कुछ करीब होंगे। जो देखकर वहाँ की वर्कर भी शॉक्ड, वो उससे पूछती है कि विंटर का इंतजाम कर रहे हो क्या? आंसर्ड नो, बट टेंशन न लो, मैं इसका सही यूज ही करूंगा। और तो इस बीच में वो उसका दिल भी जीत लेता है। वेल दिल तो तभी जीत लिया था जब ये कन्वीनियंस स्टोर में इंटर हुआ था। खैर तो अब टाया इसका सही यूज कैसे करने वाला है? ऐसे टाया ने सारे के सारे हैंड वार्मर बस खुद से लपेट लिए होते हैं ताकि ऐसा लगे कि उसे बुखार हो गया है। क्यों वो तुम्हें पता चलेगा। अभी टाया खुद को कुछ ज्यादा ही गर्म करने के बाद हाइसो के बीबीक्यू पूछता है, जहाँ पर हाइसो की कलीग बाहर बैठ कर फूफा कर रही होती है। तभी टाया उसे हाइसो को बुलाने को बोलता है। इसके बाद वो जैसे हाइसो को बुलाने के लिए जाती है कि बाहर कोई उसका इंतजार कर रहा है। हाइसो को लगता है कि वो जरूर मिंचोल होगा, जिसके बाद हाइसो भागते हुए जाने लगती है और तो उसको काफी खुशी हो रही होती है कि मिंचोल को फाइनली याद था आज का दिन। बट वो जैसे बाहर जाकर देखती बाहर कोई नहीं होता है। क्यों? बिकॉज वो बंदा उसके पीछे। हम देखते हैं टाया उसको पीछे से आकर लपेट लेता है, जो कि हाइसो ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाइसो उसे मना करती है कि भाई लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, जिसके बाद वो हाइसो को छोड़ देता है। तभी हाइसो पीछे पलटकर उसके गाल पर हाथ रखती है और उससे समझ में आता है कि इसे तो बहुत जोर से बुखार है। जिसके बाद हाइसो टाया को उसके घर जाकर आराम करने को बोलती है, बट टाया उसके सामने अपने घर की कई सारी बुराइयां कर चुका है, इसलिए वो उसे मना कर देता है। हाइसो भी समझ जाती है कि हाँ इसके घर वाले अच्छे नहीं है, तो वो आराम तो नहीं करने देंगे इसको, और इसीलिए फिर वो इसको यहीं खड़ा कर जल्दी छुट्टी लेने के लिए चली जाती है बिकॉज अब वो इसको अपने घर लेकर जाने वाली है और इसका काम हो गया। देन ये इसको वहां से लेकर निकल लेती है और तो रास्ते में इसके दिमाग में कई सारी बातें भी आ रही होती है हाइसो के अंदर, लाइक जैसे कि ये बहुत बड़ा है, पता नहीं रूम के अंदर फिट होगा भी या नहीं, और तो घर भी काफी बेकार है, पता नहीं पसंद आएगा या नहीं। और क्योंकि ये सब सोचते हुए उसी की तरफ देख रही होती है, तो वो भी इसको एक स्माइल दे मारता है। हाइसो कि भाई तू स्माइल क्यों कर रहा है? इसे बिकॉज तुम्हें दोबारा देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। जो सुनने के बाद हाइसो भी लाइक हाँ भला मुझे सी ओल्ड लेडी को देखकर क्या अच्छा लगेगा तुम्हें? जो सुनने के बाद वो हंसना शुरू कर देता है। देन आगे हाइसो थोड़ा सीरियस होकर उससे बोलती है कि अब से वो जब चाहे उससे मिलने आ सकता है, बिकॉज काम के बीच में हाइसो को इसे देखकर काफी अच्छा लगता है। एक तरीके से उसको कंपनी मिल जाती है और बस इसको तो यही चाहिए था। ये भी पहली फुर्सत में आकर देता है कि ठीक है अब तो मैं रोज तुम्हें मिलने आऊंगा। और क्योंकि ये बोलते हुए वो एक अच्छी सी स्माइल भी दे रहा होता है हाइसो को, जो देखने के बाद हाइसो के अंदर एक अजीब सी हलचल होना शुरू हो जाती है। वो यही सोचने लगती है भाई वो जब भी इसकी स्माइल देखती है हमेशा उसके अंदर कुछ ना कुछ हलचल होना शुरू हो ही जाती है। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से इनके लव का फेज 2 शुरू हो गया है। फिर तो इसके बाद ये लोग फाइनली इसके घर पर आ जाते हैं, जहाँ पहुंचकर हाइसो अभी काफी शॉक्ड हो रही होती है बिकॉज घर की लाइटें ऑन है। अभी वो बस गेट खोलने ही वाली होती है कि तभी उसको अंदर से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, कैसी वीनो। अभी ये सारी आवाजें सुनने के बाद हाइसो के हाथ पैर लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं और तो उसे वो मिंचोल के साथ बिताए हुए हर मोमेंट भी याद आने लगते हैं। तभी टाया उसे रोकने का ट्राई करता है कि वो अंदर ना जाए, बट आज उसे कोई ना रोक पाने वाला। हाइसो उससे खुद को छुड़ाती है और चली जाती है सीधा अंदर। देखकर टायो भी स्माइल करने लगता है बिकॉज उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे तो लगा था कि हाइसो यहाँ से चली जाएगी, बट अब ये देखने का उसे समझ में आ गया कि हाइसो काफी स्ट्रॉन्ग है। खैर तो अभी हाइसो सीधा अपने रूम में घुसती है और वो देखती है कि उसका पति किसी और के साथ लगा पड़ा है। अभी हाइसो को वहां पर देखकर मिंचोल के पसीने छूटने लगते हैं। आरी उसे तो अभी यही लग रहा है कि ये इसकी रिलेटिव है। जिसने कहा हाइसो रोते हुए उससे पूछती है कि क्या बस यही है हमारे बीच में? तभी ये हरामखोर उसको आंसर देने की जगह उल्टा उससे क्वेश्चन पूछने लगता है कि भाई तू तो लेट घर पर आने वाली थी ना, तो तू
क्या हुआ? हाइसू से ये जरूरी नहीं है। तभी मिंजुल से कि भाई अगर तू थोड़ा लेट आती तो ये सब ना देखने को मिलता तुझे। भाई ये साला हरामखोर क्या बंदा है यार ये साला। इसके बाद ये इसको यहाँ से छोड़कर जाने भी लगता है। बट तभी हाइसू से पकड़ लेती कि भाई तू कहीं नहीं जाने वाला, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। क्या हम बस एक दूसरे के लिए रिलेटिव्स ही हैं? मैं तुम्हारे साथ 13 सालों से रह रही हूँ और तुम मुझे ये बोल रहे हो। जो सुनने के बाद आरी को समझ में आ जाता है कि उसके साथ स्कैम हो गया। देन आरी वहाँ से जाने लगती है। ये हरामखोर कस्में दिला दिलाकर आरी को रोकने का ट्राई करता है कि भाई हमारा डाइवोर्स हो गया है, अब हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे लिए अब कम्प्लीटली स्ट्रेंजर और कुछ नहीं। जो सुनने के बाद हाइसू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। और फिर वो जो करती है मुझे बड़ा मजा आया। वो पीछे से सीधे मिंचुल के बाल पकड़कर खींचना शुरू कर देती है। बट मिंचुल जो जैसे तैसे करके उससे छुड़ा लेता है और उसको जमीन पर गिरा देता है। एंड अब ये हरामखोर उसके मुंह पे एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने चीटिंग की है। आप खुश? तो बताओ तुम क्या करने वाली हो मेरे साथ? ब्रेकअप? तुम कुछ नहीं कर पाने वाली, बिकॉज मुझे पता है तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। एंड ये कहकर वो सीधा आरी के पीछे निकल लेता है। तो भाई देख रहे हो ये हरामखोर कितना बड़ा वाला हरामखोर है। बट अब जो ऐसे लग रहा है ना कि हाइसू इसे नहीं छोड़ने वाली, तो बेटा टेंशन ना लो, बिकॉज कोई है जो इसकी जगह लेने के लिए बहुत देर से फिर रहा है। फिर तो अभी हाइसू की नजर पड़ती है उस रोज पर जो कि उसने गिलास में रखा था। वो इस टाइम पर टूट गया होता है, जिसका पानी इस टाइम पर जमीन पर बह रहा होता है। उसी गिलास की तरह इस टाइम पर हाइसू का दिल भी टूट चुका है। उसकी आंखों से भी आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और अब हाइसू फूट फूट कर रोती है। ये हरामखोर ये आरी को समझाने के लिए निकल जाता है कि हमारा डाइवोर्स हो चुका है। जिसने कहा आरी उससे बोलती अच्छा अगर ऐसा है तो तुम अब भी अपनी वाइफ के साथ क्यों रह रहे हो? एंड ही सेज बिकॉज़ शी इज अ स्टॉकर। ब्रो शी इज योर वाइफ एंड स्टॉकिंग वाइफ का काम होता है, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। अभी ये सब देखने के बाद आया के मन में तो इस टाइम पर ये चल रहा होता है कि भाई इसको जान से मार दूं। बट ना ये तो आसान मौत हो जाएगी और इसको इतने आसानी से थोड़ी ना जाने देना है। तो खैर अब इस बंदे का रास्ता क्लियर हो चुका है। अब कोई भी इसके रास्ते में नहीं आने वाला, जिसके इसे काफी खुशी है। और इसने ये बोला था ना कि ये आखिरी बार है कि मैं तुम्हें ऐसे ही खड़े होकर रोता हुआ देखूंगा। और अब हाइसू दोबारा से रो रही है, तो अब ये खड़े होकर नहीं देखने वाला। ये उसके पास चला जाता है और अपने अंदर ही अंदर बोल रहा होता है कि हाइसू तुम्हें खुश रखने की मैं हर कोशिश करूंगा, तुम्हें जो चाहिए मैं ला कर दूंगा, भले ही उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम जहाँ जाओगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुम चाहती हो कि वो बंदा मारा जाए तो वो काम मैं तुम्हारे लिए करूंगा। बट तुम ऐसा नहीं करोगी, भले ही उस बंदे ने तुम्हारे पीठ में छुराई क्यों ना घोप दिया। इवन इतना सब कुछ होने के बाद तुम मुझसे हेल्प तक के लिए नहीं पूछ रही हो, जिस वजह से आई एम कम्प्लीटली पावरलेस। हाइसू मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ और तुम किसी और के, जबकि वो बंदा तो तुम्हें पलट कर देख तक नहीं रहा है। मेरे पहले प्यार तुमने मुझे बांध कर बिल्कुल बेबस कर दिया है। ये सब सोचने के बाद हाइसू को चुप कराता है कि प्लीज रो मत, मैं नहीं चाहता तुम बीमार पड़ जाओ, तुम्हें कल काम पर भी जाना है। तभी हाइसू बेहोश हो जाती है बिकॉज उसे बहुत जोर से बुखार जो था। इसके बाद टाया उसको सीधा हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और बोल रहा होता है कि मैं धीरे धीरे करके तुम्हारी हर एक बेकार मेमोरीज को इरेज कर दूंगा ताकि तुम फिर से खुश रह सको। देन इसके बाद वो हॉस्पिटल के बाहर आता है, जहाँ पर हमें उसका बॉडीगार्ड भी देखने को मिलता है। बॉडीगार्ड बोलना सही रहेगा। अभी इन दोनों के बीच में हाइसू को लेकर थोड़ी बहुत बातें होती हैं, जिसमें उसका बॉडीगार्ड उससे बोलता है कि सर अगर मैं इसकी जगह होता और मेरे पास पैसे ना होते तब भी मैं इसकी तरह लाइफ बिल्कुल नहीं जीता। जिसके बाद टाया इसको घूरना शुरू कर देता है, देखकर इसके पसीने छूटने लगते हैं। ये भी लाइक कि कहीं सर आप मेरे टुकड़े टुकड़े करने के बारे में तो नहीं सोच रहे? अगर सोच रहे हो तो प्लीज मुझे बता दो ताकि मैं खुद को पहले से ही प्रिपेयर कर लूं। बट टाया इसको आंसर ना कर इसको खुद के साथ कहीं पर चलने के लिए बोलता है। नहीं आज सर अगर आप बुरा ना मानो तो मैं पूछ सकता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं? बिकॉज अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो थोड़ा सा सोने तो दो, बिकॉज अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। भाई ये देखकर समझ में तो आ गया कि बंदा लॉयल तो है और साथ में फनी भी। खैर तो टाया इसको बता देता कि भाई हम फ्लावर शॉप जा रहे हैं। जो सुनने का पहले तो इसका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है एंड बाद में कुछ ऐसा, बिकॉज फ्लावर शॉप पहुंचने का टाया उसको घर जाकर आराम करने के लिए बोल देता है। बट वो टाया तो बोल देता है कि भाई मैं इतना सेल्फलेस नहीं हूँ, वेट कर सकता हूँ। टाया मान जाता है एंड फिर वो फ्लावर शॉप के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे देखकर हाइसू की कलीग उससे बोलती है भाई अभी शॉप नहीं खुली है। अभी टाया उसे बताते कि वो यहाँ पर फ्लावर्स खरीदने नहीं आया है, बल्कि उसे यहाँ पर हाइसू की जगह काम करना है, बिकॉज वो आज नहीं आने वाली है। जो इसको समझ में आ जाता है कि भाई ये बंदा हाइसू को ज्यादा क्लोज हो गया है। वो शॉप के ओनर को बुलाती है, जहाँ पर ये दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस बंदे के फेस और स्किल्स का हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। ओनर डिसाइड किया हम इसको बाहर एडवर्टाइजिंग के लिए रख सकते हैं, वो भी मास्क कोट सूट पहनाकर। हाइसू की कलीग सीधा ओनर के ऊपर फट पड़ती है। वो ओनर को इतना सुनाती है कि बेचारी के कान में से खून निकल आता है। देन काफी सुनाने के बाद फिर वो टाया के पास एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लेकर पहुंचती है एंड फिर उसे बाहर खड़ा कर देती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बच्ची अपने माँ के साथ कहीं पर जा रही होती है। तभी उसकी नजर भी इस पे पड़ जाती है। वो देखती है कि 2 लड़कियां इसकी तरफ को ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं। एंड अभी हम देखते हैं कि टाया उनसे पूछ रहा होता है कि भाई आपको फ्लावर्स पसंद है? एंड वो दोनों टाया में इतनी खो गई होती है कि वो बोलने लगती है हाँ हमें पसंद है, हमारे पैसे ले लो। देन वो फ्लावर शॉप के अंदर चले जाती है और बोल रही होती है कि भाई इनके पास जितने भी हैं मैं आज सब खरीदने वाली हूँ। तभी टाया के पास वो बच्ची भी आ जाती है। वो टाया से पूछती है कि यहाँ पर सब कुछ बेचने के लिए है? टाया क्या किसी ने तुम्हारी आंखों को कैच कर लिया है? शी सेज यस। और फिर वो जो करती है मुझे यकीन नहीं आ रहा है। वो टाया का हाथ पकड़कर अपनी आंख से बोलती है माँ मुझे ये
बंदा चाहिए। जो सुनते उसकी माँ का फेस तक लाल हो जाता है। टाया से माफी मांगती है कि भाई ये एसी है। देन दैट लिटिल वन से क्या हुआ भाई, इसी ने तो बोला यहाँ पर सब कुछ बेचने के लिए। उसकी माँ उसे समझाती है ये ना हमें बात करनी होगी, पीपल आर नॉट फॉर सेल। टाया उन्हें बोलता है अरे कोई बात नहीं, वो बस एक बच्ची है। देन वो येना से बोलता है कि मुझे माफ करना, बट आई एम नॉट अवेलेबल एनी मोर। शी आस्क्स व्हाई, क्या तुम्हें पहले से किसी और ने खरीद रखा है? टाया आंसर हाँ बिल्कुल, और वो एक बहुत ही अच्छी लेडी है जिसके उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। देन वो उसे बताती है कि उसने भी किंडरगार्टन में एक को खरीद रखा है, और अब उस बंदे का कहना है कि इसे उससे शादी करनी होगी बिकॉज़ इसने उसे खरीद जो लिया है। ब्रो व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर? भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ, आजकल के बच्चे स्कूल में क्या सब कर रहे हैं। फिर ये सुनने के टाया काफी हंसता है, और ये सुनने के बाद इसकी माँ का चेहरा और ज्यादा लाल हो जाता है। आगे टाया उससे बोलता है कि उसके साथ अच्छे से रहना, एंड शी सेज मैं रहूंगी। खैर तो टाया को ये सब करते हुए इसका बॉडीगार्ड भी देख रहा होता है, एंड इसके फ्लैशबैक के थ्रू हमें इस बंदे का नाम पता चलता है जेली। व्हाट द हेल जेली? खैर कोई ना, इसके पास के थ्रू हमें पता चलता है कि इस बंदे को असल में टाया के बाप ने हायर करा था टाया पर नजर रखने के लिए, और उसने इससे कहा था कि उसके बेटे के हर एक मूवमेंट की रिपोर्ट उसको देते रहिए। बट अब इसको समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई मैं क्या रिपोर्ट करूं ये। खैर तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हाई सुपर, जिसको इस टाइम पर होश आ गया होता है। देन वो जल्दी से टाइम देखती है कि टाइम क्या हो गया, काम पर भी जाना है, बट शी इज टू लेट। इसलिए फिर वो जल्दी से फ्लावर शॉप के ओनर को कॉल लगाती है सॉरी बोलने के लिए, एंड ओनर से सारे टेंशन ना ले तू आराम कर। देन वो उसे थैंक्स बोलती है टाया के लिए बिकॉज उसके चक्कर में आज इसकी दुकान के सारे फ्लावर्स बिकने वाले हैं। देन वो उसका कॉल काट देती है, और इस टाइम पर हाई को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है बिकॉज उन्होंने टाया का नाम नहीं लिया है। खैर इसके बाद रात हो जाती है और साथ ही टाया की छुट्टी भी, एंड हाई ने टाया को बता दिया होता है मैसेज करके कि वो उठ गई है, इसीलिए अब टाया को वहाँ पर जाना होगा। बट यहाँ पर एक दिक्कत है कि टाया को हाइसो की रेस्टोरेंट वाली जॉब पर भी जाना था, बट अब क्योंकि उसको हाइसो को देखने जाना है तो अब यहाँ का काम कौन संभालेगा? ऑफ कोर्स ये बंदा। टाया इसको अपनी जगह काम करने का बोलकर वहाँ से निकल लेता है। इसके बाद हम वापस आते हैं हाइसो पर, एंड ओ ये थोड़ा सा लेट हो गया यार। खैर तो हम देखते हैं हाइसो रेडी हो गई होती है, और तभी वहाँ पर टाया भी आ जाता है, एंड वो आते साथ उसका माथा चेक करता है कि उसका बुखार जा चुका है, बट क्योंकि उसका माथा अब भी थोड़ा सा गर्म है इसीलिए वो उसको आराम करने के लिए बोलता है, बट उसे आराम नहीं करना है बिकॉज हॉस्पिटल में पड़े रहने से भी वो कोई ठीक नहीं हो जाएगी, इससे अच्छा वो घर जाकर आराम करे। तभी टाया आज क्या अब भी वो तुम्हारा हस्बैंड है? एंड शी सेज मुझे नहीं पता बिकॉज फॉर सम रीजन मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि ये सब खत्म हो गया है, बिकॉज इसके लिए वो सब कुछ बस प्यार नहीं था बल्कि उससे भी ज्यादा बढ़कर था। वो उसके लिए बिल्कुल ऐसा था जैसे हाइसो को अंधेरे में रोशनी मिल गई हो, भले ही वो बंदा कितना भी घटिया क्यों ना हो, बट उसके लिए वो सब कुछ था, एंड वो उसे हमेशा माफ भी कर देती थी। बट अब जो कुछ भी उसने किया है वो माफ करने लायक नहीं है, और तो इस टाइम पर भी ये बंदे उसको माफ करने के बारे में भी सोच रही होती है। भाई लिटरली मेरी दुआ है ऐसी वाइफ मेरे हर सब्सक्राइबर को मिले। खैर बट ये माफ नहीं कर पाने वाली बिकॉज कोई और है जिसके लिए उसकी फीलिंग्स थोड़ा थोड़ा करके जाग रही हैं। आगे टाया से बोलती है कि मेरी ये बात सुनने के बाद तुम मुझे इलॉजिकल एंड पैथेटिक सोच रहे होगे, बट टाया उसे मना कर देता है कि तुम पैथेटिक नहीं हो बिकॉज प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम स्विच की तरह टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन कर सको। फिर तो इसके बाद इनके बीच में थोड़ी और बातें होती हैं, तभी अपने लड़ने को हुई का कॉल आ जाता है। समझ जाती है कि किसी लड़की का कॉल है, वो उससे बोलती भी है क्या तुम कॉल नहीं उठाने वाले, एंड ही सेज नो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तब भी हुई बस उसको कॉल करे ही जा रही होती है, जो कि हाइसो को बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि वो उसका कॉल नहीं उठा रहा है। मे भी हो सकता है कि किसी को वाकई में जरूरत हो इसीलिए वो इतना कॉल करे जा रहा है, एंड फिर से वो मोमेंट याद आ जाता है जब आरी इसके हस्बैंड को कॉल लगा रही होती है। देन हाइसो उससे बोलती है कि तुम्हें कॉल उठा लेना चाहिए, जरूर उसका तुम पर क्रश होगा इसीलिए तो वो कॉल लगा रही है। टाया आज तुम्हें ऐसा क्यों लगा? देन शी सेज बिकॉज वो एक लड़की है राइट, एंड एक लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं रह सकते हैं। इसके बाद टाया उससे बोलता है कि फिर हमारा क्या, बिकॉज तुम एक लड़की हो और मैं एक लड़का, और तो साथ ही हम दोनों डेली बातें भी करते हैं, मैं तुम्हें रोज पिकअप करने भी आता हूँ। तुमने कहा हाय तो पागल मत बन, तुम बस एक बच्चे हो, और वैसे भी मैं उस तरीके की इंसान नहीं हूँ जिस पर तुम्हारा क्रश आ सके। वेल वो ऐसा कह रही है बिकॉज उसका हस्बैंड भी उसे यही कहता था और इसीलिए वो उसको छोड़कर भी चला गया, बट टाया वो वैसा नहीं है, वो उसको बोलता था कि मुझे तुम पर क्रश है। हाइजो को लग रहा होता कि वो मजाक कर रहा है इसीलिए वो उससे बोलते है बकवास बंद कर, बड़ों के साथ ऐसे मजाक नहीं किया करते, बट टाया से मैं सीरियस हूँ। ये बोलते वो उसके कुछ ज्यादा क्लोज आ जाता है, लाइक किस ही करने वाला होता है उसे, बट तभी हाइजो वहाँ से उड़ जाती है और बोलती है कि तुम्हारी वॉइस इतनी डीप थी कि मेरी कान में गुदगुदी होने लगी। तो इसके बाद अपने लोंडे को समझ में आ जाता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो इसके अंदर अपनी फीलिंग जगा ही देगा। देन इसके बाद ये लोग हॉस्पिटल से चले जाते हैं, और तो हॉस्पिटल का जितना भी अभी जो खर्चा आया है वो सब कुछ टाया ने पे किया है, और हाइजो वैसी बंदी नहीं है कि वो किसी से पैसे लेकर भूल जाए। शी डिसाइड कि वो उसके सारे पैसे दे देगी, जो सुनने के बाद इसको मिलने का और बहाने मिल गए, बिकॉज़ ही सेड अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कर्जा लेने डेली आना पड़ेगा तुम्हारे पास। खैर तो इसके बाद बंदी को तुम बस देखना हॉस्पिटल से बस निकले नहीं कि इसको अपनी नाइट शिफ्ट की टेंशन हो जाती है, बट टाया उसे बताता है कि उसने वहाँ पर किसी को पहुंचा दिया है, एंड वो कौन है? ये जेली। अभी हम उसी पे आते हैं जो कि बढ़िया बढ़िया खाना बना रहा होता है, और तो सारा काम अकेले ही कर रहा होता है, कलीग को कुछ करने ही नहीं दे रहा होता है, और तभी उसकी नजर पड़ती है कि रेस्टोरेंट में एक बंदा को ज्यादा ही शोर शराबा कर रहा है, काफी ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रहा है। इसलिए फिर जेली उसके पास जाकर अपनी कोल्डेस्ट आवाज में बोलता है कि सर आप दूसरे कस्टमर्स को परेशान कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ा धीरे बात कीजिए। एंड इसकी
ऐसी बात सुनकर वो बेचारे की फट जाती है। देन ये बंदा वापस से काम पर लग जाता है एंड इसके बाद हम आते हैं हुई जी पे, जिसको इस टाइम पर डोंगयोक थोड़ा सा टीज कर रहा होता है कि भाई देखा वो तेरा कॉल नहीं उठा रहा है, इसका मतलब वो तुझे इग्नोर कर रहा है। देन इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बहसबाजी होती है एंड हुई जी वहां से उसे ये बोलकर चली आती है कि टाया तेरी तरह नहीं है कि कोई भी लड़की अगर तुझे देख रही हो तो तू उसी के पीछे पड़ जाए। और तो अभी हुई जी को काफी टेंशन भी हो रही होती है बिकॉज टाया उसके मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं दे रहा है। देन हम आते हैं इस हरामखोर मिंचुअल पर, जो कि इस वक्त आरी को कॉल लगाने का ट्राई कर रहा होता है बट आरी इसका कॉल ही नहीं उठा रही होती है, जिससे इस हरामखोर को काफी गुस्सा आ रहा होता है कि वो इस तरीके से ब्रेकअप कर लेगी। तभी इसके पीछे से कोई इसके ऊपर कंकोड़ी मारता है, जिसके बाद ये हरामखोर पीछे मुड़कर देखता है और तो उसने पीछे किसको देखा वो अभी हमें बताया जाएगा। बट उससे पहले हम आते हैं वापस टाइहा पर, जो कि इस टाइम पर मैसेज में हाइसू के साथ फ्लर्ट किया जा रहा होता है कि आई मिस यू। हाइसू भी लाइक रियली हम अभी मिले थे इसलिए थोड़ा कल तक का सब्र कर लो। इस बीच जेली उससे बोलता है कि सर मुझे कुछ रिपोर्ट करना है और वो ये है कि आपका बड़ा भाई कोरिया आ रहा है, इसलिए चेयरमैन ने एक पार्टी रखी और वो चाहते हैं कि आप भी उसमें हो बिकॉज वो काफी साल बाद यहाँ पर आ रहा है। एंड इस बीच हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों की आपस में नहीं बनती है लाइक वर्जिल और डांटे। एंड मैंने अभी देखा कि इसको जो बंदा रिपोर्ट कर रहा है वो जेली नहीं बल्कि दूसरा वाला है। अभी टाया उस बंदे से बोलता है कि उसको जाकर बोल दो कि मैं मर गया, ये मेरे भाई के लिए एक वेलकम बैक गिफ्ट होगा। फिर तो इसके बाद हम वापस से आते हैं मिंचुअल पर एंड उसको जिसने पत्थर मारा होता है वो असल में आ रही थी एंड वो पत्थर नहीं बल्कि चिप्स का पैकेट था। और अभी जो आ रही यहाँ पर आई है बिकॉज उसके दिल में इसके लिए प्यार है, इसीलिए उसे जानना है कि इस हरामखोर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। ये हरामखोर अभी आ रही से बोल रहा होता है कि तुम्हें मुझ पे यकीन करना होगा, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा तुम सोच रही हो। जिसके बाद आरी उसको पकड़ कर रोते हुए बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? वेल तू है, क्यों अभी पता चल जाएगा। अब ये बंदा इसको समझा रहा होता है कि मैं उसके साथ बस इसलिए रहता था बिकॉज मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह है ही नहीं, और ये बात भी सच है कि मैंने तुम्हें कभी चीट नहीं किया उसके साथ सोकर, और जो हमारा डाइवोर्स है वो भी काफी वक्त पहले हो चुका था। वेल मुझे लग रहा है ये बंदा सही बोल रहा है बिकॉज मैंने तो नहीं देखा। खैर तो इसके बाद ये और भी काफी चिपड़ी चिपड़ी बातें उससे बोलता है एंड उसको फुल्ली इमोशनल करके वहां से जाने लगता है जैसे ये बहुत शरीफ इंसान है और जो कुछ भी बोल रहा है सब सच ही है। एंड ये सब देखने के बाद आरी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, वो जाकर भागकर उसे पकड़ लेती है एंड रोते हुए उससे बोलती है कि अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तो तुम मेरे साथ रहोगे मेरे घर पर। जिसके बाद इस हरामखोर के फेस का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, भाई देख रहा हो ये बंदा एक नंबर का हरामी है। खैर तो ये पार्ट में यहीं पर खत्म करता हूँ, मैं आगे कवर नहीं करने वाला, मैं पहले ही बता दूं। और तो 1 घंटा 20 मिनट से कुछ ज्यादा की वीडियो बन चुकी है मे भी, और अगर तुम अब सोच रहे हो कि हम जाकर देख लेंगे तो मैं बता दूं कहानी में बस जो भी इंटरेस्टिंग था वो बस यहीं तक था, आगे तुम्हें कुछ भी इंटरेस्टिंग देखने को नहीं मिलने वाला। मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 2-3 चैप्टर बाद अपने हीरो हीरोइन को भी आपस में प्यार हो जाएगा, देन इनके बीच में भी होगा एंड ये जो हरामखोर है ये इसके साथ लग जाएगा एंड पूरे चैप्टर्स में बस तुम्हें यही सब कुछ देखने को मिलने वाला है बिकॉज इसके बाद पूरी स्टोरी बस घसड़ पसड़ पे ही है। और तो बाद में मिंचुअल को ही पता लग जाएगा कि हाँ उसकी वाइफ किसी और के साथ है, जिसके बाद ये टाया को मारने तक जाता है। बट फिर क्या, टाया और उसका बॉडीगार्ड उसी को मारकर भगा देते हैं। बस पूरी स्टोरी में यही होने वाला, कुछ रिवेंज देखने को नहीं मिलने वाला और पूरी स्टोरी बकवास है। आगे चलकर जितना आगे चलती जाएगी वो उतना बकवास होती जाएगी और बस यही रीजन था कि मैंने सिर्फ 20 चैप्टर ही कवर करे। खैर तो आज मुझे खुद पे बहुत प्राउड फील हो रहा है बिकॉज पहली बार किसी मानवा के 20 चैप्टर कवर करे और वो भी 1 घंटा 20-22 मिनट के अंदर भाई। और अब तो मेरे अंदर नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आ चुका है। खैर तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके बिना मत जाना। और अब जो वीडियो आने वाली है वो होगी द रेड शर्ट। खैर तो अब मैं तुमसे मिलता हूँ सीधा उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड हाँ प्लीज कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी।